नमस्कार मित्रों, साक्षी शब्द के इस मंच पर आप सब लोगों का बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी इस मंच को सुशोभित करने के लिए एक बहुआयामी व्यक्तित्व पधारने वाले हैं। अब से बस थोड़ी देर में आपके समक्ष हमारे समक्ष आएँगे। मैं थोड़े समय बता दूँ, बातचीत से बहुत सारी बातें निकलेंगी, लेकिन मैं बता दूँ कि आप हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में समान अधिकार से लिखते हैं, गद्य भी लिखते हैं, काव्य भी लिखते हैं, नाटक भी लिखते हैं और इसके अलावा मीडिया विशेषज्ञ के तौर पर आकाशवाणी में बहुत लंबी सेवा देने के बाद विविध भारती के चैनल हिट से सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्त होने के बाद के समय का उपयोग, इस कोरोना काल का उपयोग उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है कि उन्होंने लगातार हिंदी में भी लिखा, राजस्थानी में भी लिखा और हिंदी में आत्मकथा के उनके 4 खंड प्रकाशित हो चुके हैं और राजस्थानी में भी उनकी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं और आगे और भी आने वाली हैं। लेकिन सब कुछ अगर मैं ही बता दूँगा तो फिर उनसे बातचीत करने के लिए रहेगा क्या, इसलिए हम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अपने बड़े भाई श्री महेंद्र मोदी जी को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। महेंद्र जी, बहुत-बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको भी और उन सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, क्योंकि रेडियो के लोग हैं, हमारी आदत श्रोताओं की पड़ी हुई है। हाँ, बिल्कुल। मगर अब ये जो माध्यम एक ऐसा है जिसमें हमारे श्रोता जो हैं वही हमारे दर्शक भी बन जाते हैं। जी, जी। तो आप सबको मेरा भी बहुत बहुत प्रणाम। महेंद्र भाई, आपके बारे में तो ऐसे हमने यहाँ थोड़ा बहुत बताया है और जो प्रोमो हमने एडवांस पब्लिसिटी के तौर पे डाला था, उसमें भी बहुत सारी बातें मिलती हैं, लेकिन कुछ हमारे जो हैं श्रोता कहें, दर्शक कहें, मित्र कहें, वो जी, हमसे जुड़े हैं, हो सकता है उन्होंने उसके माध्यम से बहुत कुछ नहीं देखा हो, परिचय नहीं पाया हो, तो एक बार हम उस प्रोमो को फिर से दिखाना चाहते हैं आप अपने। उसे दिखाएं उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा जी, ज़रूर। कि इस तरह से फेसबुक लाइव पर मेरे 100 से ज्यादा प्रोग्राम हो चुके हैं, हुँ, हुँ। लेकिन जो प्रोमो आपने बनाया है वो उसमें द बेस्ट है। अरे, अरे, अरे! बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। चलिए पहले दिखा देते हैं अब, जी, तो जी। थाने का जड़ियों बना लूं, मारे नैना में रमा लूं, राजपल का मैं बंद कर रखूंगी हो मैं महेंद्र मोदी विविध भारती से रिटायर हुआ हूँ। अब थोड़ा बहुत लिखने का काम कर रहा हूँ। रमा लूं, राजपल का मैं बंद कर रखूंगी हो। मैंने संस्मरण की अब तक 3 हिंदी में और 2 राजस्थानी में किताबें लिखी हैं। मेरी पैदाइश बीकानेर में हुई। छोटी सी जगह है, वहीं लिखाई पढ़ाई हुई। मध्यम वर्गीय परिवार में मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी भी चाहते थे मेरे बड़े भाई डॉक्टर बने और मैं इंजीनियर बनूं, तो मुझे सिविल में एडमिशन मिला जिसमें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। छिपाए थाने रखूंगी हो, चुनरी में छिपाए थाने रखूंगी। वाह, बहुत अच्छे। तो लोग भी हमसे जुड़ गए हैं, अभी सदानंद मिश्र जी जुड़ गए हैं और जी, बहुत सारे लोग, गणेश प्रसाद जी जुड़े हुए हैं
जी तो इस तरह से लोगों का जुड़ना शुरू हो गया है, सब लोगों का हम स्वागत करते हैं और बीच-बीच से बातचीत होगी आपसे। तो एक बात जी है महेंद्र भाई, चूँकि मैं तो आपके बारे में जानता हूँ, आप हम एक ही विभाग में रहे, जी हाँ एक ही विभाग से सेवानिवृत्त हुए। जी तो लेकिन जो दर्शक श्रोता आपको सुन रहे होंगे, जी उन्होंने आपकी आवाज़ से तो ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आप जो जो भारी भरकम आवाज़ आपकी है, एक जिसको जी हम रेडियोजेनिक वॉइस कहते हैं, जी तो ये सहज अंदाज़ा हो जाता है कि आपने शुरुआती दौर में अनाउंसर के तौर पे काम किया है और जी इसके अलावा ड्रामा और नाटक और रंगमंच इस पे भी काम किया है। तो ये जी जो कहते हैं ना कि आवाज़ ही पहचान है, तो आपकी आवाज़ ही पहचान है सबसे पहले तो। मैं आपको बताऊं किशोर भाई जी। कि मुझे नहीं पता था कि जैसी आवाज मेरी है हुँ। उसे अच्छी आवाज कहा जाता है। मुझे नहीं पता था, बिल्कुल पता नहीं था। मैं बिल्कुल हुँ, हुँ। 18 बरस की मेरी उम्र नहीं थी, 18 से भी कम था। मैं हायर सेकेंडरी करके निकला था। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे एक मित्र थे मोहन प्रकाश शर्मा। हुँ, उन्होंने मुझसे कहा कि वो आए और आकर के बोले चल साइकिल उठा। हुँ, मैंने कहा कहाँ जाना है? तो कि तू चल तो सही। चलो हुँ, साइकिल उठाई। उनके कहाँ जा रहे हैं यार, बता तो दे। कि हुँ, मेरे हुँ। मामा जी हैं एक रिश्ते के, जिनका नाम मैं बताऊंगा अभी। हाँ, हाँ। वो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं ऑल इंडिया रेडियो में, और हुँ, ऑल इंडिया रेडियो में ड्रामा का ऑडिशन होने वाला है, तो मुझे ऑडिशन देना है। तो मैंने कहा ठीक है। अब सब मैं उनके साथ साथ गया, जा करके और मामा जी के घर घंटी बजाई। मामा जी आए, कुछ पूजा वूजा कर रहे थे, अगरबत्ती हाथ में थी। या हमने पैर छुए, उन्होंने किया करके, और हम अंदर जाके बैठ गए। थोड़ी हुँ, देर में वापस आए, बोले हाँ भाई मोहन बोलो कैसे आए? तो उसने कहा वो मामा जी वो रेडियो में वो ड्रामा का ऑडिशन का फॉर्म, तो मुझे फॉर्म भरना है। तो उन्होंने कहा अरे तू सेठ जी का बेटा, तू क्या नाटक करेगा रे? ये कोई 10वीं का इम्तिहान नहीं है जिसमें 33% मार्क्स ला के पास हो जाता है आदमी। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, और इसमें जयपुर से हमारे जो राजस्थान के सबसे बड़े अफसर हैं मंजरूल अमीन, उस हुँ, जमाने में हुँ। हुआ करते थे डायरेक्टर जयपुर के, वो आ हाँ, रहे हैं हाँ। लेने के लिए। तो 500-600 लोग बैठेंगे, उसमें से कोई 1-2 लोग पास होगा। तो उन्होंने हुँ, कहा मेरे को भरना है मेरे को। तो अच्छा ठीक है भर देना। नाटक करते हो? नाटक तो नहीं किया है मैंने। अच्छा नाटक सुनते हो? तो कहा, हुँ। हाँ सुनता हूँ। तो कहा, अच्छा नंदलाल जी का नाम जानते हो? नंदलाल शर्मा। तो नमस्कार, हाँ। कहा कि हाँ जानता हूँ। अच्छा उनका कोई नाटक का नाम बताओ, उनके नाटक का। हुँ। यहां तक मैं बिल्कुल खामोश बैठा हुआ सुन रहा। अब मुझसे चुप नहीं रहा गया। क्यों? कि नंदलाल जी के नाटक सुन सुन करके ही मैंने नाटक करना सीखा था। आप तो उनको गुरु मानते हैं। जी, मैं उनको गुरु मानता था, गुरु मानता हूँ। हाँ, हाँ। अच्छा, वैसे आपने नंदलाल शर्मा की बात कर दी, हालाँकि ये बात मैं आगे करने जी वाला था आपसे, जी जी, लेकिन अच्छा कर जी अच्छा। कर दी है तो मैं एक छोटा-सा वीडियो ज़रूर दिखाना चाहूँगा। हाँ जरूर जरूर। मेरा हीरो था नहीं, वो आज भी मेरा हीरो है। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आज भी मेरा हीरो है। पंडित नंदलाल शर्मा। माफ करें, आप मुझे याद दिला दी गुरु जी की। महेंद्र भाई, जो भी कलाकार होते हैं, वो इस तरह से संवेदनशील होते हैं और ये जो अभी आपके चेहरे पे, आपकी आँखों से जो छलक आया दर्द, उनको खोने का या उनके साथ के आत्मीय पलों का, उससे हम समझ जी सकते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा होगा और आप कितना गहरे नंदलाल शर्मा जी से जुड़े हैं। मैं तो और मेरे तरह बहुत सारे लोगों ने उनके साथ कभी काम जी नहीं जी किया, जी जी लेकिन जी उनके जी। नाम से और उनके काम से हम सब लोग इतने प्रभावित और जी मुतासिर हैं उनके कि उन
जी, उनके एक भाई आपके यहाँ पटना में भी थे शायद। एक भाई, वो 7 भाई थे, हाँ उनमें से हाँ, एक भाई पटना में रहे। विनय कृष्ण हाँ जी, शर्मा। जी, 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 जी। हाँ, वो तो इस तरह के तो लीजेंड यहाँ लोग। जी। बिल्कुल, तो मुझसे चुप नहीं रहा गया साहब, मैं एकदम से बोल पड़ा, ये नाटक, ये नाटक, ये नाटक, ये नाटक, ये नाटक, और वो आंख बंद करके बैठ गए। मैं एकदम चौंका, फिर मैंने कहा ये तो गलत हो गया, मैं बीच में बोल गया, मुझसे तो पूछा ही नहीं था उन्होंने। तो मैं थोड़ा सकपकाया, तो वो बोले, नहीं बेटा, बोलते रहो, बोलते रहो। बहुत दिन बाद एक अच्छी आवाज सुनी, हम्म। एकदम चौंका, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं? तो जी, तो कहा बेटा, ये बेवकूफ भरे चाहे ना भरे, आप जरूर भर देना फॉर्म ड्रामा ऑडिशन का। हाँ हाँ हाँ। वो पहला दिन था जब मुझे पता लगा कि हाँ, मेरी आवाज रेडियो के लिए है, मैं रेडियो के लिए बना हूं, और माइक्रोफोन ही मेरी जिंदगी है। ये उस दिन मुझे इस बात का थोड़ा एहसास हुआ था। उसके महेंद्र बाद भाई, फिर हाँ, जी, वो इस इन सब घटनाओं का जिक्र आपने बहुत विस्तार से जी, अपनी आत्मकथा का पहला खंड जो है आपका स्वप्न चुभे शूल से, जी। उसमें आपने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। कई खंडों किशोर में। भाई, एक निवेदन करूं पहले बीच में, कि हाँ आप हाँ। उसे आत्मकथा मत कहिए, इसलिए कि आत्मकथा बड़े लोग लिखते हैं, मैं बहुत बहुत नहीं मामूली नहीं इंसान। नहीं महेंद्र भाई, आत्मकथा वो आत्मकथा ही है। आप उसको, ये आपकी विनम्रता है कि आप उसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो बड़े छोटे की बात नहीं है। बात ये है कि आपके जीवन की इतनी सारी घटनाएं हैं, आप जी, जहाँ आपका कार्य क्षेत्र रहा उसके बारे में और अपने जीवन के बारे में आपने कितना कुछ लिखा है। मैंने तो वो दो मुझे प्राप्त हुए थे आत्मकथा खंड, जी। अ, स्वप्न चुभे शूल से और क्यों उलझे क्यों तुम मन। उलझे तुम मन। हाँ जी, हाँ, ये दोनों आत्मकथा खंड आपने भिजवाए थे, मुझे मिले थे। जी, और मैं जी। पढ़ गया, मैंने एक बार शुरू किया तो फिर वो दोनों खंड एक साथ पढ़ गया। तो इतना रोचक और इतने बढ़िया ढंग से लिखा है। और जिस घटना का आप धन्यवाद। ज़िक्र कर रहे हैं नंदलाल शर्मा जी के बारे जी, में, उनके बारे जी, में भी काफ़ी कुछ लिखा है। हालाँकि ये जी, शीर्षक जो है स्वप्न चुभे शूल से, जी। ये एक जो नीरज जी का गीत है बहुत प्रसिद्ध, स्वप्न झरे फूल से, गीत चुभे उन शूल से, हाँ, तो थोड़ा-सा उसमें आपने उसको एक्सपेरिमेंट किया मैंने है इसको उससे। थोड़ा सा चेंज किया। हाँ, हाँ, हाँ। एक्चुअली स्वप्न चुभे शूल से इसका शीर्षक लोगों ने मुझसे पूछा, बहुत पूछा, क्यों लिखा, क्यों किया मैंने इसका शीर्षक। हुँ, हुँ, दरअसल क्या है, जब पढ़ाई लिखाई शुरू की तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, जहां जा रहा हूं वहां मुझे आ, हर जगह मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन उन सब चीजों को छोड़ करके कस्टम्स में मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया था, कस्टम्स में भी मैं नहीं गया। मैं सब छोड़ छाड़ करके और माइक्रोफोन के लिए, माइक्रोफोन के मोह में मैं रेडियो में रहा। बहुत बड़े बड़े स्वप्न देखे, क्यों कि मैंने देखे नहीं स्वप्न, स्वप्न दिखाए गए, दिखाए गए। दिखाए गए। स्वप्न ये दिखाए गए, जिस दिन मेरा सिलेक्शन ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, पहले तो अनाउंसर बना मैं। हुँ, हुँ, देखिए, सबसे पहले तो जब मैं ऑडिशन देने गया ड्रामा का, तब मुझे, जैसे ही ड्रामा का ऑडिशन दे के बाहर निकला, तो एक लंबे से सज्जन आए, कंधे पे हाथ रखा और कहा, अभी आप बोल रहे थे? मैंने कहा जी। कि लेकिन आपकी आवाज तो बड़ी मैच्योर्ड है, आप तो बहुत छोटे से हैं। क्योंकि 17 हुँ। साल का था मैं उस वक्त। अच्छा, अच्छा। तो हाँ जी, तो मैंने कहा जी, कि दरअसल आपके लिए एक मैसेज है हमारे डायरेक्टर साहब का, जो उस दूसरे कमरे में बैठे हैं, कि आप अगर चाहें तो इस मंडे जो आ रहा है, इस मंडे के बाद किसी भी दिन जयपुर आके परमानेंट अनाउंसर ज्वाइन कर लीजिए। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने कहा साहब, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा हूँ अभी। तो बोले, देखिए वो आपकी मर्जी है, आप घर वालों से सलाह मशवरा कर लीजिए, हुँ, हुँ, लेकिन हमारी तरफ से दरवाजे खुले हैं। तो हुँ, मुझे उस वक्त अनाउंसर के लिए वो लेना चाह रहे थे। फिर मैं अपनी पढ़ाई मैंने की, इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दी, मेडिकल भी नहीं किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स में, फिर उसी अनाउंसर की पोस्ट पर ज्वाइन किया एमए करने के बाद में। हुँ, हुँ। ज्वाइन करके और बस कुछ ही दिन हुए थे, और जेडी बवेजा थे डायरेक्टर
जयपुर के, उन्होंने मुझे कहा एक तरफ लेकर के कि देखो तुम्हारा सिलेक्शन ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव में भी हो चुका है, तुम माइक्रोफोन के मोह में इधर मत पड़े रहना, नहीं तो जिंदगी भर अनाउंसर रह जाओगे। ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करोगे तो तुम डायरेक्टर भी बनोगे और डीडीजी भी बनोगे, ये उन्होंने कहा। मैंने जैसे ट्रैक्स ज्वाइन किया, 6 महीने बाद ही मैं ट्रैक्स बन गया। 6 महीने बाद मैंने ट्रैक्स ज्वाइन किया और सब तरफ सब लोग कहने लगे अरे वाह, अब तो आप तो हमारे कपूर साहब जो हैं वो भी ट्रैक्स ही लगे थे 58 में। आपके एक मित्र ने, हाँ, आपके एक मित्र ने कहा भी कि अगर मैं सोता भी रहा तो मैं डायरेक्टर तक कम से कम पहुंच ही जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डीडीजी तो बनना तय है। हाँ, लेकिन भाग्य की बात है। देखिए, फिर उसका जब यूपीएससी से मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बन गया, 80 के बैच का हूं मैं, 82 में सेलेक्ट हुआ था, 80 का बैच था मेरा। तब तो फिर कोई चांस था ही नहीं कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन फिर सारा आकाशवाणी सब बर्बाद कर दिया गया। जो कुछ हुआ वो आपके और हमारे सबके सामने है। आप और हम पता नहीं किन पोस्टों पे बैठे होते हैं, लेकिन उसी शूल के चुप हुए हैं महेंद्र भाई। वही शूल जो है ना, स्वप्न तो देखे थे लेकिन वो स्वप्न जो है वो शूल की तरह चुप गए। पहले प्रोड्यूसर जो है आ गए और उसके बाद में फारो आ गए और फिर एक्सटेंशन ऑफिसर आ गए और साइंस ऑफिसर थे, तो कमाल ही कर दिया। सारा लिखा है मैंने अपनी किताबों में। जी जी बिल्कुल। तो ये जो महेंद्र भाई आपकी किताब है स्वप्न शूल से, वाकई बहुत सार्थक शीर्षक है इसका। और जो कुछ हम लोगों ने अपने करियर के हिसाब से जो कुछ देखा, भोगा कहना चाहिए, अनुभव किया, वो आज भी कहीं ना कहीं वो शूल की तरह चुभता है। बिल्कुल। और लेकिन है कि शिकायत करें तो किससे करें, क्योंकि सब तो अपने ही हैं। रेडियो भी हम लोगों ने उसको बिल्कुल तन मन धन प्राण सब कुछ दे करके, और लोगों ने हमसे अगर 100% की उम्मीद की तो हमने 200% दिया उनको। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खैर रेडियो से हम लोगों को बहुत मिला है, ऐसा नहीं है। आपने भी लिखा है कि वो तो जो नहीं मिला अब उसका शौक क्या मनाएं, लेकिन जो मिला है उस पर भी हम वो उस मामले में अभी जो मेरी चौथी किताब आई है ले बाबुल कर आपनो, उसकी प्रस्तावना लिखी है श्री विजय दीक्षित जी ने, जो कि एडीजी, रिटायर्ड एडीजी। जी, और बहुत अच्छे माने हुए ब्रॉडकास्टर रहे हैं। तो उन्होंने एक लाइन लिखी है कि जिस तरह से साहिर लुधियानवी ने कहा था कि मैं बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो बस यही इस किताब के लेखक ने किया है, बर्बादियों का जश्न मनाया है। और उस जश्न में आप जब किताब पढ़ेंगे तो आप नहीं चाहेंगे तब भी वो आपको भी अपने साथ शामिल कर लेगा, ये उन्होंने लिखा है। कई बार होता है महेंद्र भाई, जब हम आप इस तरह की किताब लिखते हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है, आप उसे आत्मकथा नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं तो कहता ही हूँ कि वो आपके जीवन के अनुभव हैं, हमारे आपके जीवन के अनुभव हैं। तो वाकई ये सिर्फ रेडियो या ब्रॉडकास्टिंग की बात नहीं है। एक आदमी का जीवन, चाहे अगर वो पुलिस सेवा में कोई होता है और वो अपने जीवन की बात लिखेगा तो जाहिर है उसमें पुलिस सेवा के कई उल्लेख होंगे, उसमें कई संस्मरण आएंगे उसमें। तो उसी तरह से जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे 12 घंटे जिस दफ्तर में बिताता हो, तो वो घटनाएं तो वो अंग बनेंगी उस पुस्तक का। लेकिन जबकि उसमें भी ये है कि जो 8 घंटे बिताने वाले हैं वो लोग भी रहे हैं रेडियो में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन किशोर भाई, मैं जहां तक आपके बारे में जानता हूं तो मैं आपको भी साथ में शामिल करते हुए कहूंगा कि आपने और हमने तो 24 घंटे गुजारे हैं रेडियो। 24 घंटे गुजारे हैं, वाकई 24 घंटे गुजारे हैं। मुझे याद है कि
कमर अहमद प्रोड्यूसर हुआ करते थे हमारे वक्त में, उसके बाद डायरेक्टर होके रिटायर हुए वो। उनको कमर भाई बोलता हूँ मैं वो अभी बहुत भी। दिन तक वो जबलपुर में थे जबलपुर में और थे वो। कई कोऑर्डिनेशन मीटिंग में उनसे मुलाकात मेरी जी हो जी चुकी है। इलाहाबाद के डायरेक्टर होके रिटायर हुए वो दूरदर्शन जी। के। हम्म। तो हम लोग फीचर बना रहे हैं, पता लगा कि कल फीचर का ब्रॉडकास्ट है और रात हो रही है, रात हो गई, काफी हो गई, तो बोले वो कि महेंद्र तू ऐसा करके फर्श पे थोड़ी देर लेट जा, कमर सीधी कर ले। तो स्टूडियो के फर्श पे हम बारी बारी से लेट रहे हैं और काम कर रहे हैं। हम्म। ये तो बहुत हुआ है और किया है जी जी हम लोगों जी ने। जी रात में 10-10 बजे तक डबिंग का काम किया है, ड्रामा होता ही था। की डबिंग की है। और वो बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। दिन भर तो लोगों की आवाजाही होती थी तो समय तो मिलता नहीं था। और जी जी शाम होते ही वो सारे, अब तो डिजिटल सारा हो गया, लेकिन उस समय टेप इतने इतने उठा करके हम लोग ऐसे सीने से सटाए हुए स्टूडियो जाते थे। बिल्कुल और बिल्कुल सही। रात में 10-10, 11-11 बज जाते थे कई बार डबिंग करते जी हुए एक नाटक की। जी जी तो जी ये सब जी तो खैर जिन्होंने काम किया है वो जानते हैं इस चीज़ को। बहुत सारे लोग जी जुड़े हैं रेडियो के इस मंच से अभी। जी श्याम गौड़ जी जुड़ गए हैं, जो वैसे तो इंजीनियर रहे हैं, एसी असिस्टेंट इंजीनियर जी थे रीवा में। जी तो ऐसे जी बहुत सारे लोग हैं जो इस परिप्रेक्ष्य को वो समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। जी तो जी जी इसलिए मैं आपकी आत्मकथा के बारे में जो बात कह रहा हूँ कि ये सिर्फ जी एक ब्रॉडकास्टर की कथा नहीं है, ये रेडियो जी के आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी एक जी जीवन के भीतर जो एक समानांतर संघर्ष चलता रहता है। सिर्फ आप अपनी नौकरी में नहीं जिंदा रहते हैं, नौकरी के जी साथ साथ एक समानांतर सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, ये सारा जी एक समानांतर संघर्ष चलता रहता है आदमी के जीवन में। जी तो आपकी आत्मकथा की ये खंड उस सारे संघर्ष को सामने लाते हैं। तो ये जी बहुत बड़ा काम है, आपको बहुत बहुत बधाई महेंद्र भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पढ़ा। सबसे नहीं, मैं पहले तो दोनों खंड में जी पढ़ जी चुका हूँ और जी 2 और खंड का इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो भी पढ़ूँगा। तो ये जी महेंद्र भाई, आपने जैसे कहा कि शुरू में आप पहले गए इंजीनियर बनने, फिर जी इंजीनियर वो उसमें आपका मन नहीं लगा, वो आपके मन के अनुकूल नहीं था, तो फिर आप चले गए डॉक्टर बनने के लिए। जी फिर उसमें भी मन नहीं लगा तो आप फिर इकोनॉमिक्स में आप चले गए एमए करने के लिए। जी ये तो इतने सारे फेज आए आपके जीवन में इस तरह से, जी इसने आपके आने वाले जीवन को कितना जी प्रभावित किया या डिस्टर्ब किया बहुत। कहना चाहिए? ना 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 डिस्टर्ब कुछ नहीं करता। जीवन में आप जितना अनुभव लेंगे वो अनुभव हमेशा आपको जीवन जीने के लिए सहायक होंगे। किशोर भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो इंजीनियर बनने गया ना मैं, हम्म, तो चाहे मैंने इंजीनियरिंग पास नहीं की, लेकिन वो इंजीनियर मरा नहीं, अभी भी मेरे अंदर है, जिंदा बैठा हुआ है। हम्म। आपको मैं बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जी। आप मोबाइल आज यूज कर रहे हैं, है ना? हाँ, हाँ। मैंने मोबाइल यूज किया 1991 में, जबकि हिंदुस्तान में मोबाइल नहीं आया था। अच्छा, हाँ, कैसे? वो इस तरह कि मैं नागौर में पोस्टेड था, ऑल इंडिया रेडियो नागौर में। हम्म, तो मैं उन दिनों में विदेश आना जाना मेरा बहुत रहता था। तो विदेश से मैं एक कॉर्डलेस लेकर के आया, पैनासोनिक का। हम्म, अब वो लगा लिया मैंने, उसका बेस यूनिट। सबसे पहले तो सवाल ये हुआ कि बेस यूनिट अगर मेरे कमरे में ऑफिस में लगा हुआ है, तो जो उसका हैंडसेट है वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसको चार्ज नहीं करेंगे। तो सबसे हम्म। पहले तो मैंने एक चार्जर बनाया जो कि घर में लगा लिया, एक टिफिन बॉक्स में चार्जर बना अच्छा, करके, और उसके अंदर उसको टांगे रखता था, तो वो हर वक्त चार्ज होता रहता था। अच्छा। उसके बाद मैंने उसको खोला, खोल हम्म, करके मैंने एक डिवाइस बनाई। उसके अंदर एक सिस्टम था ये कि आप उसकी जो कवरेज एरिया है उसको थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। हम्म। तो उसको मैंने जब फुल किया तो वो आधा किलोमीटर तक कवर तो करने लग गया। अच्छा, वाह। हाँ,
उसके बाद मैंने कहा ये आधा किलोमीटर कर सकता है तो 1.5 किलोमीटर भी कर सकता है, और 1.5 किलोमीटर का ही नागौर मेरा बना हुआ तो बसा हुआ था 1.5 किलोमीटर में। तो मैंने एक डिवाइस बनाई, बना करके उसको उसके साथ मैंने कनेक्ट किया, एम्पलीफायर एक बनाया बना करके, और मैंने उसको कनेक्ट किया, और मैं उस हैंडसेट को लेकर के पूरे शहर में घूमता था मोबाइल की तरह। अच्छा, लेकिन उससे किसी और से बात तो नहीं हो पाती थी? आप बात जैसे तो कुछ होती थी, जो फोन आता था अच्छा, मेरे फोन पे, वो जो मेरे फोन पे ओह! फोन आता अच्छा था वो मुझे मिलता था। आपने लैंडलाइन से उसको कनेक्ट कर दिया था। लैंडलाइन से, भाई जो कॉर्डलेस था वो लैंडलाइन से हाँ, कनेक्टेड था। राइट, राइट, राइट। जी, जी, जी। ठीक है, हालांकि उसके बाद फिर थोड़ी दिक्कत हुई मुझे, क्योंकि हाँ, वो जो है वो सिग्नल पुलिस के उसमें हाँ, वो जो उनके फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब करती होगी, उनके फ्रीक्वेंसी वो पे जाती फ्रिक्वेंसी होगी वो। कहीं उनको मिल गई, उनको ओवरलैप मिल करती गई होगी। तो उन्होंने मुझे, वो मेरे पास आए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा इसको बंद कर दीजिए, तो मुझे बंद करना पड़ा वो। खैर, है? इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हुँ, उदयपुर हुँ। में जब मैं था तो हाँ, हाँ। इंजीनियर्स की हड़ताल हुई थी 2 बार। हुँ। हाँ, हाँ। तो मैं आपको बताऊं, पहली बार तो मैंने सिर्फ जो है कंट्रोल रूम में रह करके और आरएन दिया। हुँ, हुँ। ट्रांसमीटर पर हमारे एससी दशोत्तर जी और एएससी थे, सोनी जी, वो दोनों थे, वहीं हुँ, से ट्रांसमिशन हो रहा था। लेकिन ट्रांसमिशन में गड़बड़ियां बहुत हो रही थी, मतलब जो मिस्टेक्स होती हैं हुँ, हुँ, आपकी चेंज ओवर वगैरह की, वो बहुत ज्यादा हो रही थी। तो अगली बार जब हुआ, हड़ताल हुई फिर, तो हुँ, मैंने हुँ, उनसे कहा प्लीज आप, उन्होंने कहा आप फिर कीजिए ऐसा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, हुँ, इसलिए कि आप हुँ, बहुत गलतियां करते हैं। तो बोले क्या करेंगे फिर? हुँ, मैंने कहा हुँ। मैं इसी कंट्रोल रूम से यहीं से ट्रांसमिशन वाह! करूंगा। आप दोनों सिर्फ जो है वो ट्रांसमीटर संभालिए। हुँ, और हुँ, मैंने वहीं से मैंने पूरा ट्रांसमिशन सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ट्रांसमिशन किया। हुँ, हुँ। और बीच में 4 बार बिजली गई, मैंने चेंज ओवर किया, मैंने वापस वाह! चेंज ओवर किया, डीजी चलाया। हाँ, हुँ, उसमें हुँ, भी थोड़ी सी एक गड़बड़ ये जरूर हुई कि शाम को फोन आ गया दिल्ली से हुँ, हुँ। कि दशोत्तर जी। मैंने कहा जी नहीं, दशोत्तर जी तो ट्रांसमीटर पे हैं। तो आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूँ। तो प्रोग्राम हाँ, एग्जीक्यूटिव यहाँ क्या कर रहे हैं? कंट्रोल रूम अच्छा। में। चलो सोनी से बात करवा दो। मैंने कहा नहीं, वो भी वहां है। तो आप हुँ, क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिशन कहाँ से हो रहा है? मैंने कहा ट्रांसमिशन यहीं से हो रहा है। तो उनका हुँ, अच्छा, जरा वहां का नंबर दीजिए ट्रांसमीटर का। वो हुँ, हुँ। ट्रांसमीटर का नंबर जब दिया गया तो उन्होंने जो डांट मारी दशोत्तर जी को। कि ये क्या करा रहे हो? इनसे हाँ। लेकिन ये है, मेरे पूरे ट्रांसमिशन में सुबह 5, 5:30 से लेकर के और रात को 11:10 तक एक भी एक भी मिस्टेक नहीं हुई साहब। तो ये तो तो वो इंजीनियर अभी भी बैठा है। महेंद्र भाई, ये तो चुनौतियाँ स्वीकार करने की हम लोगों की बहुत आदत रही है और जी इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। आप नागौर भी गए तो उसके पीछे भी कहानी है कि आपका हाँ ज़बरदस्ती हाँ हाँ, ट्रांसफर नागौर किया गया। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल। आप विदेश जाना चाह रहे थे लेकिन वहाँ भेजा नहीं जा रहा था। ये सब आपने पुस्तक में लिखा है। जी इसलिए जी 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 मैं वही जी स्मृति से बोल रहा हूँ कि जो मुझे थोड़ी बहुत याद जी है। जी 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 तो ये इस तरह के प्रसंग जीवन में आते रहते हैं और आपके जीवन में आगे भी जी बहुत सारे ऐसे लोग आए अ, जी जिन्होंने आपको प्रभावित किया। जी रंगमंच पे आप काफ़ी सक्रिय रहे। जी। तो रंगमंच के बारे में थोड़ा-सा आपने कुछ कहा है जो मैं अभी दिखाना चाहता हूँ। जी छोटा-सा है। स्टेज करता था, कॉलेज में भी स्टेज करता था, कॉलेज के बाहर भी स्टेज करता था। छोटी-सी क्लिपिंग थी। तो जी स्टेज आप करते थे और जी स्टेज से जुड़ी हुई कई कहानियाँ आपने अपनी पुस्तक में लिखी हैं। जी। कई महिलाओं की भी कहानियाँ हैं उसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल है। हाँ, मतलब इसको स्वस्थ दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ जी जी अ, कि कई चीज़ें हैं उसमें। तो जी ये रंगमंच से आपका जुड़ाव क्या बीकानेर से ही हुआ या आगे जी। चल के कहीं? रंगमंच का जुड़ाव देखिए मेरा बीकानेर से ही हुआ। हुँ, हुँ। वही आप समझिए, दरअसल मैं स्कूल में जब पढ़ता था
तो मुझे संगीत का शौक था, मैं बेंजो बजाया करता था। अरे वाह। हाँ, हुआ क्या कि एक्चुअली मेरे बड़े ब्रदर जो थे डॉक्टर राजेंद्र मोदी, वो जब 7वीं क्लास में फर्स्ट आए, मैं तो पढ़ने में यूं ही था, थोड़ा ठीक ठाक सही, बस अपने पास हो लेता था और बाकी होशियार नहीं था। मेरे ब्रदर जो थे वो बहुत होशियार थे, तो वो फर्स्ट आए तो पिताजी ने कहा क्या इनाम चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे आप एक बेंजो दिलवा दीजिए। तो हम तीनों बाजार गए, 15 रुपए में एक बेंजो खरीदा गया। उन्होंने थोड़ा 2-4 दिन हाथ इधर उधर मारा, फिर उनसे कुछ उनके काबू आया नहीं, तो हाँ, तो उन्होंने उसको रख दिया ऊपर। तो मुझे लगा मैं देखता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि अगर आप नहीं बजा रहे, हम दोनों भाइयों बहुत प्यार था आपस में, तो मैंने कहा आप तो बजा नहीं रहे हैं, तो आप कहें तो परमिशन दें तो मैं इसको बजाने की कोशिश करता हूँ। तो कहा हाँ, मेरे से तो नहीं बजता, तू बजा। मैंने लिया और मैं रेडियो के साथ बैठ करके बजाने लगा उसको। यानी रेडियो पर जब गाने आते थे तो मैं उन गानों के साथ साथ बजाने की कोशिश करता था। और किशोर भाई 6 महीने बाद जो है वो पता नहीं कैसे हाथ मेरा ऐसा चलने लग गया कि मैं अच्छे भले गाने बजाने लग गया। फिर तो स्कूल में स्टेज पर गाने बजाता था, फिर बांसुरी बजाने लग गया, हारमोनियम भी बजाने लग गया, कई इंस्ट्रूमेंट्स। और मैं बताऊं आपको, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव जब था तो आप जानते हैं कि ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव रात को तो राजा होता है वो ऑल इंडिया रेडियो का। कोई उसको टोकने वाला रोकने वाला नहीं होता। तो चाबी जो स्टोर था इसका इंस्ट्रूमेंट्स का, हाँ, उसकी चाबी वहीं रहती थी ड्यूटी रूम में टंगी हुई। मैं खोलता था और कभी सरोद निकाल लेता था, कभी सितार निकाल लेता था। जी 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 जी। और देखिए वो जो मेरा किया हुआ है वो रायगा नहीं गया, व्यर्थ नहीं गया, वो बहुत काम आया मेरे। एक तो ये है कि जैसे विविध भारती तो देखिए बड़ा स्टेशन था, वहां तो आते थे तो पंडित शिव कुमार शर्मा आते थे, पंडित जसराज आते थे, उनके साथ तो मैं कोई हारमोनियम बजाने से रहा। लेकिन इससे पहले तक जैसे उदयपुर में था मैं, लोकल जो आर्टिस्ट थे, स्थानीय जो कलाकार, हाँ, लोकल जो आर्टिस्ट आते थे वो गाने के लिए, तो अगर कोई हारमोनियम बजाने वाला नहीं होता था तो जो म्यूजिक के पैक्स होते थे वो कहते थे भाई साहब थोड़ा सा काम निकाल दीजिए, तो मैं काम निकाल देता था। इसके अलावा जी 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 आप बोले, आप बोले पहले, आप बोले। नहीं, आप बता दें, इस प्रसंग पूरा करें प्लीज। इसके अलावा क्या हुआ कि मैं आकाशवाणी सूरतगढ़ में था, वहां हमारे एक बुजुर्ग साथी थे सत्यनारायण अमन प्रभाकर जी, तो कंपेयरिंग के लिए मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि किस तरह से आप प्रोग्राम में चलते प्रोग्राम में आप उसको लाइट वेट में बनाए हुए रखिए और उसको बहुत भारी मत होने दीजिए, हंसी मजाक भी करते रहिए। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि नारायणिया, उसमें मेरा नाम नारायण था, जो खेती और घर प्रोग्राम होता है उसमें मेरा स्टॉक कैरेक्टर था नारायण। तो राजस्थानी में नारायण को प्यार से नारायणिया बोलते हैं। तो मेरे से कहा नारायणिया, मैं कहा हाँ चाचा जी। तो कि मेरे पास 3 चीजें ऐसी हैं जो मेरे साथ ही चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। मैं ये चाहता हूं कि मैं उनको यहाँ रिकॉर्ड करके रख दूं। सूरतगढ़ छोटा सा स्टेशन है, यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट तो है नहीं, तो मैं कैसे करूं। मैंने कहा आप हुक्म करो ना, क्या कहना चाह रहे हैं। तो बोले तू अगर उसमें हारमोनियम बजा दे तो वो तीनों जो श्रृंखलाएं हैं वो मैं रिकॉर्ड करके रख दूं यहाँ, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो रहे, नहीं तो खत्म हो जाएंगी मेरे साथ ही। मैंने कहा तो इसमें क्या बात है, लेकिन मेरे को तो टूटा फूटा ही बजाना आता है, मैंने तो सीखा नहीं, बाकायदा तो सीखा नहीं है। तो बोले देख तेरे को जितना आता है ना टूटा फूटा, वो मेरे लिए बहुत है। तो मैंने कहा ठीक है। तो साहब हम लोगों ने शुरू किया रिकॉर्डिंग करना और 6 महीने तक हमने रिकॉर्डिंग की उसकी। 6 मंथ्स तक। वो आज भी वहां
आकाशवाणी सूरतगढ़ में मैं मेरे जो ख्याल से। बात हाँ, मैं जो बात कह रहा था महेंद्र भाई कि जी, आपकी कहानी में और मेरी कहानी में बहुत साम्य है। समानताएं, बहुत साम्य जी, समानताएं हैं। ये जी, जो बैंजो वाली बात आपने बताई, मेरे साथ भी ऐसा जी। हुआ कि हमारे बड़े भाई साहब माउथ ऑर्गन खरीद के लाए। तो अच्छा, अच्छा। माउथ ऑर्गन वो ले तो आए और उन्होंने कुछ फूँ-फाँ किया कुछ रोज़ तक, लेकिन उनसे कुछ बात बनी नहीं। उन्होंने जी, जी, उठा के अलमारी में रख दिया उसको और वो जी, जी, फिर अपना ऑफ़िस जाते रहे। जब ऑफ़िस वो चले जाते थे तो मैं उस पर निकाल के उस पर हाथ आज़माता था। मैं भी थोड़ा फूँ-फाँ इधर-उधर करता था जी। और मुझसे भी बहुत दिनों तक नहीं सधा, लेकिन मैं रोज़ ये काम करता था नियम से कि चलो कभी न कभी तो सधे, कभी न कभी हाँ, तो सधे। और हाँ। भाई के आने के पहले मैं उसको फिर अलमारी में जहाँ का तहाँ रख देता था और अच्छा, भाभी को कहता था कि आप मत बताना भैया को, नहीं तो नाराज़ होंगे, भाई मोहताज खरीद के लाए हैं तो। जी। तो अंत में लेकिन अब है कि भाभी ने बता दिया भैया को। हाँ, तो उन्होंने हाँ, कहा कि अरे भाई जब ये मेरे से तो सधेगा नहीं और मैं अब क्या मैं करूँगा, तो तू ले जा इसको रख अपने पास और हाँ, बजा। तो जब हाँ। मुझे पूरी उसकी उसका अधिकार मिल गया, गारंटी मिल गई, तो फिर तो फिर मैं वाह! वही जो आपने कहा ना कि रेडियो पर, जी, 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 उस समय रेडियो पर मिलन गुप्ता और मदन मोहन एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, आप जानते हैं जी, कि जी, 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 जी। माउथ ऑर्गन के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे वो। और उनका बिल्कुल, बिल्कुल, अक्सर बिल्कुल। विविध भारती पे जब फिलर वगैरह बजता था तो वो माउथ ऑर्गन उनका आता बिल्कुल, था उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। याद है सबको। तो जी, तो मैं वो सुनता था तो मैं उनकी उनके साथ बजाने की कोशिश करता था, जैसे आप बैंजो वाह! बजाते थे उसके साथ। जी, जी, तो जी, जी, ऐसे जी, करते पता नहीं कहाँ से कौन-सा सुर मेरे अंदर घुसा कि वो जी। फिर माउथ ऑर्गन में एक गाना निकला, फिर 2 गाने निकले, फिर ऐसे करके फिर वो सुर पकड़ में आ गया उसका। हाँ, तो हाँ। सुर पकड़ में आ गया तो फिर वो मेरे लिए आसानी हो गई उसकी। जी, 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 लेकिन उसमें एक समस्या ये हो गई जी, कि माउथ ऑर्गन मैंने उल्टा पकड़ लिया, उल्टी की तरफ रखा। जैसे आमतौर पे साज़ जो जी, जी, होते जी। हैं, तो हाँ। उसमें मंद्र सप्तक हमेशा बाईं तरफ होता है जी और हाँ, जी तार हाँ। सप्तक दाईं तरफ तार जाता है। सप्तक दाईं तरफ होता है। जी हाँ। जी, तो हर इंस्ट्रूमेंट में ये होता है। उसी जी। तरह से माउथ ऑर्गन में भी होता है कि उसमें जो चेंजर होता है, तो वो हाँ। चेंजर जो होता है, वो बाएँ हाथ की तरफ होता है। जी। और मैंने पकड़ लिया माउथ ऑर्गन, उस समय चेंजर माउथ ऑर्गन था नहीं, मैंने उल्टा पकड़ लिया। तो सुर अच्छा। में दूसरी साइड से निकले, पकड़ में आए। तो जी। अब मैं क्या है कि चेंजर चाहूँ वो भी तो मैं उसका प्रयोग करना बड़ा मुश्किल मेरे लिए होता है, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ आदत की वो हो तरफ गई होता है। है, जो मतलब वैम्पिंग के काम में आता है दाहिना हाथ। जी हाँ, जी हाँ, तो जी हाँ, जी दाहिने हाँ। हाथ की तरफ आता है तो या तो वैम्पिंग करूँ या फिर चेंजर का यूज़ करूँ। तो जी, ये जी, जी। बड़ी साम्यता है आपके साथ। मैंने जी, ये जी, ज़िक्र जी, जी। इसलिए किया कि अभी देखिए श्याम गौड़ जी लिख रहे हैं, आपने दाशोत्तर जी की बात की, जी। तो वो लिखते हैं कि उनसे मैं 2005 में उदयपुर में मिला था, पर वो दशोत्तर इस जी से। दिलचस्प जी, पर वो इस जी। दिलचस्प घटना को पचा गए, ये लिख रहे हैं श्याम गौड़ जी। कि उन्होंने इसका हाँ। ज़िक्र नहीं किया उनसे, जो अब मैं उनको दान बता सत्तर दूं में। कि अभी पिछले दिनों कोरोना में ही उनका देहावसान हो चुका है, दशोत्तर जी का। ओह! ये तो हाँ, बहुत हाँ, हाँ। सैड न्यूज़ है। जी, तो जी। ये इस तरह की तो घटनाएँ भरी पड़ी हैं कि हर कदम, हर पल लगता है कि एक नई घटना आपका स्वागत करने को जी, तैयार है। जी, जी, आपके जी, जीवन में भी ऐसा हुआ कि आपने पास-पड़ोस की घटनाओं को लिखा है। जी। उस स्त्री का आपने बहुत अद्भुत वर्णन किया है, जेना या जेनी क्या नाम है उसका? जैना, जैना, जैना। जैना का आपने बहुत अद्भुत वर्णन किया है कि किस तरह का परिवार था और वहाँ लड़ाई-झगड़े और कम उम्र में शादी उसकी हो गई और आपने अपने संपर्क का बड़ा अच्छा वर्णन उसमें किया है। और बड़ा जी। ही वो दिलचस्प इस लिहाज से है कि आप बताएँ वो उसके बारे में थोड़ा-सा, मुझे अच्छा लगेगा आपसे दरअसल सुनना। वो एक ऐसा परिवार था, अमरू परिवार के मालिक का नाम था। वो ठेला, हाट ठेला चलाता था। हुँ, हाट हुँ। ठेला मतलब जिसमें सामान इधर से उधर ढोया जाता है। उसका उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था कि दुनिया जाए चूल्हे में, मुझे एक पाव गोश्त और हुँ, एक पौआ दारू चाहिए बस। हुँ, हुँ, वो हुँ, जब मिलता था तो वो बहुत अच्छे मूड में रहता था, जब वो नहीं मिलता था तो वो मारपीट करता रहता था, बीवी को मारता था। हुँ, हमारी तरफ क्या है, वो राजस्थान के जिस एरिया से मैं आता हूँ,
जी। उस एरिया में कुछ गांव हैं, सत्तासर, ककराला, ऐसे कुछ गांव हैं जहां बहावलपुरी लोग रहते थे। अब मुझे नहीं पता है क्या स्थिति है। हुँ, तो ये बहावलपुरी जो ऐसे लोग होते थे जिनके पास कुछ कुछ हजार गायें, भैंसें और कुछ कुछ हजार भेड़ें, बकरियां, ये सब हुआ करते थे। लेकिन इनके यहाँ औरतों की बड़ी कमी थी, लड़कियां नहीं होती थी। क्या है, तो ये शादी करने के लिए ऐसी लड़कियां ढूंढते थे गरीबों की, जिनको कुछ पैसा दे करके और शादी कर लें। तो ये अमरू का ये था कि उसकी बड़ी लड़की जो भंवरी थी, उसने उसकी 2 शादियां की। उसके बाद उसकी लड़की मुनकी थी, कालकी थी, उन सबको पैसे दे दे करके शादियां करता था। लेकिन उसमें भी मैं आपको बताऊं कि जो दर्द उसमें था, आपने अगर आपने शायद तीसरा पार्ट नहीं पढ़ा है, या शायद दूसरे भाग में ये है, ये दूसरे दूसरे भाग भाग में में, ही है। दूसरे भाग में ये है कि मैं बीकानेर आया, बाहर से मेरी पोस्टिंग कहीं और थी, इलाहाबाद थी। मैं आया आया तो मेरे को रास्ते में मिल गया। तो मैंने कहा, मुनकी वापस आई या नहीं? हुँ, बोले, अरे साहब, जाने वाले कोई वापस आए कभी? बड़े फिलोसोफर के अंदाज में। हुँ, तो मैंने कहा, हाँ, ये बात तो सही है। थोड़ी देर बात करता रहा, फिर मेरे से कहा, बाबूजी, एक पौए के पैसे तो, बहुत दिन हो गए दारू पी। तो मैंने जेब में से 3 रुपए का पौआ आता था, हुँ, मैंने उसको 3 रुपए दिए। और 3 रुपए देते वो जो जैसे एकदम ऐसा पानी पानी हुआ, वो पैर पर पकड़ ली हुँ, उसने। और इतने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। तो मुझे लगा, यार 3 रुपए में इतने आशीर्वाद लेना तो बेईमानी। हुँ, हुँ, मैंने मैंने जेब में से फिर 3 रुपए और निकाल के उसको दिए। मैंने कहा, ये ले, ये कल के लिए, कल भी पी ले। अब अच्छा, तो इसका साहब जो, हाँ, इसका वर्णन आपने किया है, एक छोटा-सा वीडियो है जो मैं यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ। अच्छा, जरूर। वो सोचने लगा था कि जब एक भंवरी के 2 ब्याह करके वो आसानी से गोश्त रोटी खा सकता है, तो फिर उसे काम करने की जरूरत क्या है। धीमे धीमे कदमों से बाहर निकल पड़ी। जाते जाते आंसुओं से लबरेज नजरों से जिस तरह उसने मेरी तरफ देखा, वो नजरें मैं कभी नहीं भूल सकता। वो नजरें मानो मुझसे कह रही थी, आपने मुझे बचाने के लिए कोई जतन नहीं किया कंवर साहब, बहुत आस लेकर आई थी मैं। उसके बाद कभी मुनकी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया उसके सामने जाने की फिर, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। ये वाह, वही दर्द है जिसका ज़िक्र आप कर रहे थे अभी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि ये बड़ा तो थोड़ा-सा अजीब भी है कि जी, फिर वो डाकुओं के चंगुल में फँस गई, फिर वहाँ भी आपकी मुलाकात हो गई, डाकुओं के चक्कर में बड़ी लड़की भंवरी जो बड़ी थी, लड़की वो भंवरी। एक्चुअली क्या हुआ था कि भंवरी के हस्बैंड को, एक हस्बैंड को तो छुड़वा दिया उसके बाप ने। हुँ, दूसरा जो हस्बैंड, दूसरी शादी की, वो बहुत सीधा साधा था। उसकी जो माँ थी, वो म, मतलब सास जो थी भंवरी की, वो उसको मारती थी खूब, भंवरी को। पैसा खूब था। उन दिनों में डाकू भी बहुत हुआ करते थे। हुँ, हुँ, राजस्थान हुँ, में जो है, डाकू बहुत हुआ करते थे उन दिनों। हुँ, तो एक दिन डाका पड़ता है, और उस डाके में उसकी माँ के तो, सास के तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके हस्बैंड की गोली लग जाती है। हुँ, तो वो ऊंट के आगे खड़ी हो जाती है डाकू के, कि अब मेरे हस्बैंड को तो मार दिया, अब ये मेरी सास तो वैसे ही मुझे मार डालेगी। अब मुझे हुँ, यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हो, मुझे भी ले जाओ साथ में। तो वो उसको ले करके, और डाकू उसको लेकर के चले गए। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ बरसों बाद कि मैं वहां जमीन खरीदने के लिए गया उस एरिया में। हुँ, और हमारी
बस जो है रेत के टीलों में बस चल रही है, बस कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है। वहां में जो है मेरी मुलाकात वहां होती है, क्योंकि ठाकुर साहब मुझे लेके जाते हैं अपने झोपड़ी की तरफ, तो मैं सोचता हूँ ये कहाँ लेके जा रहे हैं। वहां गया तो वो कहती है, कंवर साहब पहचाना नहीं क्या, मैं भंवरी हूँ। ये तो बड़ी लड़की की बात है। हाँ जो हाँ। छोटी लड़की है मुनकी, उसको भी वो बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत खूबसूरत थी। वो जानती थी कि उसका बाप उसको 5-7-10 जगह जरूर बेचेगा, तो 5-7 जगह बेचने का मतलब वेश्यावृत्ति हो गई एक तरह से, उसका कहना ये था। तो उसने कहा अगर मुझे बिकना ही है तो मैं अपने बाप के लिए क्यों बिकूं, मैं खुद आप अपने आप के लिए अपने बिकूं। लिए, अपने लिए, हाँ, हाँ। और वो दिल्ली चली आती है। अच्छा, बड़ा इत्तेफाक से, हाँ हाँ जी, कहें। इत्तेफाकन जो है मेरी दिल्ली में भेंट हो जाती है उससे। मेरा दोस्त है एक वागीश कुमार सिंह, हेमा सिंह, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोग हैं। मैं इन लोगों के यहाँ रुका करता था, तो मैं रुका हुआ उनके यहाँ, लेकिन कुछ इतना थका हुआ कि मैं घर का रास्ता भूल गया। और इतने में इसने, मुनकी ने अपने नौकर को भेज करके और मुझे अपने अंदर घर में बुला लिया, और मैं देख के हक्का बक्का रह गया। उसने कहा मैं वही करती हूँ जो मेरा बाप मुझसे करवाना चाहता था, लेकिन अब अपने लिए करती हूँ। लेकिन किशोर भाई, उसने जो लास्ट सेंटेंस कहा ना, उस सेंटेंस ने मुझे हिला दिया। उसने कहा कंवर साहब, मैं ये करती हूँ काम, लेकिन ईमानदारी से आप जरा सा देखिए कि इस दुनिया में हर औरत वही काम करती है जो मैं करती हूँ। उसे परिवार मिल जाता है उसके बदले में, और घर मिल जाता है, पति मिल जाता है, लेकिन काम वही करती है वो जो मैं करती हूँ। मेरे में उसमें कोई फर्क नहीं। ये बहुत अद्भुत है, और आपने जिस ढंग से इसको लिखा है, इन चरित्रों को लिखा है, जी बिल्कुल रियल कैरेक्टर्स हैं ये, जी और घटनाओं का जो वर्णन आपने किया है तो वो अद्भुत है। और वाकई ये राजस्थान में और बहुत सारी जगहों पे ये होता है इस तरह का। अब जी का तो नहीं पता, लेकिन एक ज़माने में वो आपने बहुत सही कहा कि उस समय तो बहुत सारी चीज़ें थी। जी लेकिन जी राजस्थान की मिट्टी तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। संगीत के लिए तो मिट्टी के कंकड़ में संगीत है वहाँ की, जी और बिल्कुल। लोक कलाएँ हैं वहाँ की अद्भुत, लोक नृत्य है वहाँ जी के अद्भुत हैं। तो जी कालबेलिया तो बहुत ही मशहूर है बिल्कुल। राजस्थान का। तो ये सब तो अद्भुत है, और राजस्थान में आपने काफ़ी लिखा है, और बहुत समय हो गया महेंद्र भाई, आपके मुँह से जी आपकी कविता राजस्थानी में सुनने की इच्छा हो रही है। तो अच्छा, राजस्थानी में जरूर मैं सुनाता हूँ आपको। कुछ मैं उसका थोड़ा थोड़ा अर्थ भी करता चलूंगा, ताकि अगर किसी को समझ में नहीं आए तो, मेरे ख्याल से या नहीं। लोग समझ सकते होंगे, राजस्थानी अच्छा चलिए, ठीक है समझने में ठीक कोई है दिक्कत नहीं होगी। ठीक आप है। 1-2 रचनाएँ ज़रूर सुनाएँ यहाँ पे। हाँ, और मैं जरूर सुनूँ। इस जी बीच में हमारे साथ जब तक आप अपनी कविता छाँट रहे हैं शायद, जी। विभा रानी जुड़ गई हैं, जो कथाकार, नाटककार हैं। वो हाँ लिखती हाँ हैं हाँ, बहुत नमस्ते विभा जी को, बहुत अद्भुत, नमस्ते। और मूल बात कही है मोदी जी ने, साहिर ने जी लिखा ही है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को और मर्दों ने उसे बाज़ार हाँ दिया, ये लिखा नहीं उन्होंने। और भी लोग जुड़े हुए हैं, चंद्रकांता जी जुड़ी हुई हैं, जी अ, और ये भी गंगेश कुंजन जी जुड़ गए हैं, जी 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 स्वागत और जी बधाई कर रहे हैं। महेश खत्री जी जुड़े हैं, जी। नमस्कार खत्री जी। मीना मेरा खत्री बहुत जी बहुत हैं, प्रणाम। जी मीना खत्री, शीला मोदी जी जुड़ी हुई हैं, कमल नयन जी श्रीवास्तव, श्याम गौड़, प्रतिभा जैन। तो ये सारे जी। लोग अभी जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल हाँ आप एक कविता सुनाएं राजस्थानी की। जी, मैं सुनाता हूँ। इस कविता का शीर्षक जो है वो है, एक मृगा नैनी री व्यथा। व्यथा मीन्स व्यथा, जी। मारवाड़ी में उसको, राजस्थानी में व्यथा। सातवें आभे पर बैठे, आभे मतलब आसमान, हम्म, सातवें आभे पर बैठे उन राम जी के हिरणी रे जड़ता जड़ता, जाने क्यों ए नैण मारे उणियारे माथे जड़ दिया। हम्म,
स्यात वो भूल गयो हो कि हिरणी जड़ा भाग इन संसार में कोई मिनखा जोड़ में लेर नहीं आ सके। वाह वाह। के जना ताई उन दे शिकारी रो तीर ना लागे, उन रा नैण दुनिया ने खूबसूरती री एक मिसाल देवता रेवे। और जिन दिन शिकारी रो वो सरसरा तो तीर आर उनरे कालजे में लागे, उनरे नैना में उमड़ आयो दर्द जमाने ने गजल री परिभाषा सिखा दे। वाह। थोड़ा माइक को दूर रखें महेंद्र भाई। अच्छा तू, मुझे लगा शायद आवाज नहीं 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 नहीं, अरे आपकी आवाज तो अगर माइक नहीं भी लगाएंगे तो भी आएगी। जिन दिन शिकारी रो वो सरसरा तो तीर आर उनरे कालजे में लागे, उनरे नैना में उमड़ आयो दर्द जमाने ने गजल री परिभाषा समझा दे। वाह। किशोर भाई, सभी विद्वान लोग हैं बैठे हैं, फिर भी मैं यहाँ ये निवेदन करूंगा कि गजल की जो सबसे पहली परिभाषा, सबसे पुरानी परिभाषा है, वो यही है कि जब किसी गजाल, गजाल मीन्स हिरण के बच्चे के, हम्म, किसी सयाद का तीर आकर लगता है हम्म, और उस तीर के लगने से उस गजाल की आंखों में जो दर्द पैदा होता है, उसका नाम गजल। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो यही ये कह रहा है कवि कि शिकारी रो बहुत सरसरा तो तीर आर उंडे कालजे में लागे, उंडे नैना में उमड़ आयो दर्द जमाने ने गजल री परिभाषा समझा दे। हो सके कि कोई जन्म में हूं, मैं भी रही हूं एक हिरणी री जून में, पर इन मिनखा जून में तो निभाना होसी, मिनखा जून रही धर्म, इन जून में तो हर दिन मारे नैना में भोर री मांग सुनी हुई जावे, सिंजा तड़प तड़प जावे, रैन खीरा जो सिलगण लागे, भोर री सुनी मांग ने जो ताई काली काली बादलियां जाने रूदालिया रो रूप धर चिरला मारन ढूक जावे, वहां माए जलम लेवे बिजली री एक चिणगारी जिकी आभेरो काल जो चीर नाखे, और बापड़ो इंद्रधनुष काले कुट खुणे में जार आपरो मुंडो लकोले, रैन रे सिलगते खीरा पर सह सपना बड़ राख जावे, उन्हीं वक्त नेव सो लबालब भरियो थको, वो हाथ जिको मुर्दे डील में भी जान फूकण री ताकत राखे, चमक कर धूज तो मारे सिर पर सो अड़गो हो जाने किन ठोड़ जार उग जावे, और मारे नैना में एकांत रे भोर री मांग की औरों सुनी हुई थी जावे, सिंजा की औरों तड़प जावे, और रैन खीरा जू की औरों से लगती जावे। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये भले ही कुछ शब्द में कठिनाई हुई, लेकिन इसका मर्म जो कविता का है वो समझ मर्म में आया बिल्कुल समझ में आया, और वो उसकी संवेदना की आँच बिल्कुल पहुंच रही है, हमारे तक पहुंच रही है। तो हमारे जो जितने विद्वान मित्र जुड़े हुए हैं इस मंच से, तो उन तक पहुंच रही जी होगी, जी ये तो जी ज़रूर कहेंगे। तो एक जी कलाकार जब लिखने की बात करता है और लिखता है, एक छोटा-सा, एक कहीं आपने कोई बात कही थी, वो एक जी छोटी-सी क्लिपिंग है जो मैं यहाँ पे जी आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जरूर जरूर। कलाकार में रचना धर्मिता पहले से मौजूद रहती है। वो कुछ लिखे या नहीं लिखे, लिखने की हिम्मत करे या नहीं करे, ये अलग बात है। तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि रहती ये प्रतिभा सबके अंदर है कम बेश, लेकिन ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको कैसे सामने लाता है। जी जी जी, बिल्कुल सही है। उसके ऊपर भी निर्भर करता है, वातावरण पर निर्भर करता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और
जो हमारे आसपास वातावरण को बनाने वाले लोग हैं उन पर भी निर्भर करता है। लेकिन उसके लिए योग्यता का होना भी तो आवश्यक है ना महेंद्र भाई, कि अगर वो गुण अंदर में जी हो तभी वो हो सकता है। और एक जी आपका वीडियो है। आप में वो योग्यता है या नहीं है, सबसे पहले मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। लगन की बात है, मेहनत की बात है। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। पहले स्टेप पे ही आप हार मान गए, फिर आगे क्या करेंगे आप? नहीं। तो ये सब जो आपने कहा है, ये बातें कही हैं, तो जी कहीं न कहीं ये औरों को प्रेरणा देती हैं कि सच में जो कुछ अंदर है तो उसके लिए मेहनत और कोशिश और परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। जी जी बिल्कुल सही है। परिश्रम तो करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि मैं जब यहाँ आया बॉम्बे जी। विविध भारती में, तो मेरे एक कैजुअल थी संध्या रियाज। तो बात चली यूं ही, तो मैंने कहा आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड सीरियल्स डायरेक्ट करते हैं। नाम बताया उन्होंने, नाम सुना हुआ सा लगा, मिस्टर रियाज अहमद। बोला हाँ, वो मुजफ्फर अली के चीफ असिस्टेंट थे उपराव जान। मैंने कहा वाह। तो बोले आप मिलना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ, कि वो एक सीरियल शुरू कर रहे हैं। तो मैंने कहा जरूर मिलूंगा। मैंने कहा, मेरी फोन पे बात करवाइए। फोन पे बात हुई, उन्होंने दूसरे दिन मुझे कहा आप आ जाइए इधर स्टेशन की तरफ, हम लोग बैठते हैं थोड़ी देर। हम बैठे और उन्होंने उसी वक्त मेरा रोल तय कर दिया अपने जौहरा महल सीरियल के अंदर, जिसमें नादिरा जी, पुरानी नादिरा जी जो अच्छा हीरोइन वक्त, हाँ, वो वो भी थी उसमें। वो जौहरा महल का रोल उन्होंने ही किया था, अच्छा, जौहरा अच्छा। खानम का। और मेरी पत्नी का रोल किया था। मैं अभी वागीश और हेमा सिंह की बात कर रहा था, तो हेमा जी ने मेरी वाइफ का रोल किया था। हुँ। और उसमें एक भोपाल की आर्टिस्ट थी सुमना राय, उन्होंने किया था। मतलब बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे। और सुमना रॉय तो उसके बहुत अच्छी गायक कलाकार भी हैं ना? और गज़ल बहुत थी अच्छा गाती थी हैं। थी जी। थी वो थी अब नहीं रही हैं वो। अब नहीं रही वो, बहुत साल हो गए उनको गुजरे। हाँ, सुमना तो राय वो टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थी गजल की। गज़ल गजल की की रेडियो की टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थी। और किस उम्र में? 25 वर्ष बहुत की उम्र में वो टॉप बहुत ग्रेड कम उम्र आर्टिस्ट हो में। गई। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, तो इस तरह से मैं सीरियल करने लगा। फिर इधर अमजद खान के बड़े भाई इम्तियाज खान, हुँ। उन्होंने शुरू किया नूरजहां, जिसमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री थी। मतलब अमरीश पुरी से लेकर के और ये जो नए एक्टर थे वहां तक सब थे उसमें। तो अच्छा। एक दिन इत्तेफाक से मुझे किसी ने ले जाके मिला दिया उनसे। मैं उनसे मिला तो जिन्होंने मुझे मिलवाया उस दिन, उन्होंने क्या किया कि दो लोगों को मिलवाया, एक मुझे और एक उनके और कोई दोस्त थे, वो उनके ज्यादा करीब थे शायद। हुँ। तो कि साहब इनको देखिए जरा। तो मुझे एक कागज दिया गया, एक कागज उन दूसरे साहब को दिया गया। हुँ। इम्तियाज खान साहब ने कहा अच्छा पढ़ के चलिए, डायलॉग रिलीव देखते हैं आपकी, डायलॉग हुँ। बोलिए। हमने बोला तो उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए, ये एक्सचेंज कर लीजिए, ये वाला रोल इनको दे दीजिए, ये वाला रोल आपकी। मुझे कुछ नहीं पता था कि कौन सा रोल बड़ा है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं। बाद में हुँ। पता लगा कि जो जिस रोल में मुझे लिया गया, फाइनल किया गया, वो हुँ। दैट वाज बहुत बिगर लंबा रोल रोल और बहुत इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट रोल, फार हुँ, फार मोर इम्पोर्टेंट रोल देन द हुँ, अदर वन। हुँ। तो सब मैंने वो नूरजहां में भी किया। ऐसे करके मैंने करीब बहुत पच्चीस सारे हाँ, छब्बीस बहुत सीरीज सारे की। सीरियल आपने किए। जी 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 फ़िल्में जी। भी की हैं आपने, फ़िल्में भी की हैं। हाँ, कुछ फिल्मों के नाम नहीं लेता क्योंकि लगभग सारी फिल्में पिटी हैं, इसलिए मैं हाँ, लेकिन काम तो आपने किया है वाक़ई, जी बहुत सारे काम जी किए हैं। किया है, बिल्कुल किया है। मुझे उसपे तो आपको जो आपकी पुस्तक है उस पर महाराष्ट्र सरकार का वो विष्णु राव पराडकर पुरस्कार होता है ना कोई? बहुत हाँ वो महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो।
काफी। जी, महाराष्ट्र साहित्य तो अकेडमी का गोल्ड हाँ जो अवार्ड है, हाँ, विष्णुराव पराडकर गोल्ड पराडकर, अवार्ड। हाँ हाँ, हाँ जी, तो उससे सम्मानित वो आपको किया गया, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी भी कहानी है, देखिए, उसकी अच्छा, भी एक हाँ छोटी सी बताइए। कहानी है। अच्छा। हुआ क्या कि मेरे एक स्टूडेंट ने, आनंद सिंह मेरे स्टूडेंट हैं जो आकाशवाणी मुंबई में अनाउंसर रहे। उन्होंने मुझे फॉर्म भेजा कि भैया आप ये फॉर्म भर के और 2 किताब की कॉपियां साथ में हम्म, लगा दीजिए। मैंने कहा ठीक हम्म, है। जब फॉर्म देखा तो उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए था, मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट बॉम्बे का था नहीं। अच्छा। तो मैंने पता किया भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनने में तो महीना 1.5 महीना लगने वाला था, और मुझे उन्हीं दिनों विदेश जाना था, हफ्ते भर बाद। तो मैंने हम्म। कहा अब छोड़िए, अब हफ्ते भर बाद तो मुझे विदेश जाना है, मैं इसमें लग जाऊंगा तो ये तो मेरा टाइम पूरा इसमें चला जाएगा। तो मैंने कहा अगले साल मैं अप्लाई करूंगा। तो मैंने आनंद सिंह को कहा, आनंद मैं अगले साल अप्लाई करूंगा। अब सब मैं विदेश चला गया, महीने 1.5 महीने बाद वापस आया आया तो बीकानेर में मेरी 2 राजस्थानी किताबों का विमोचन था। हम्म, तो मैं बीकानेर गया हुआ, एक दिन रात को 10:30 बजे फोन आया, महेंद्र जी बोल रहे हैं? मैंने कहा जी, कि मैं डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र साहित्य अकेडमी का चेयरमैन। हम्म, तो फरमाइए। बोले ये स्वप्न चुभे शूल से आपकी लिखी हुई है? तो जी, कि ये एक्चुअली हम लोगों के हाथ आई है, कहीं पढ़ी है हम लोगों ने। तो मेरी जो टीम है पूरी, वो इसको अवार्ड के लिए कंसिडर करना चाहती है, आपको कोई एतराज ना हो तो। मैंने कहा हुजूर मुझे एतराज क्यों होगा। तो उन्होंने उसको वो अवार्ड दिया, और हम्म, बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल। उसी के पैरेलल जो किताब मेरी राजस्थानी, हाँ हाँ। उसके पैरेलल जो हम्म, राजस्थानी की किताब, हम्म, राजस्थानी की जो श्रृंखला है उसका पहला भाग है, उसका नाम है अध जागी राता अध सूता दिन। हाँ हाँ हाँ। उस किताब को पुरस्कार तो 2-3 मिल चुके हैं, हम्म। और अभी भी अगले महीने उसे एक और पुरस्कार मिलने वाला है राजस्थान में। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और और मजे की बात यह है कि 2019 में कुल लगभग 1600-1700 किताबें थी, उसमें से 9 किताबें शॉर्ट लिस्ट हुई केंद्रीय हाँ हाँ। साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए। अच्छा। उन 9 किताबों में तीसरा नंबर मेरी किताब का था। वाह तो वाह, मुझे बहुत मुझे बहुत अवार्ड बधाई, तो नहीं बहुत। मिला। हाँ, लेकिन वहां तक पहुंचना भी एक जी बड़ी जी बात जी है। जी और इस बीच गंगेश गुंजन जी लिख रहे हैं, जो फिल्मों की जी बात आपने की, कि फिल्मों के जी नाम आप इसलिए नहीं लेते कि वो सारी फिल्में पिट गई। जी। तो गंगेश कुंजन जी लिखते हैं कि फिल्म आपके कारण तो नहीं पिटी होगी। तो नहीं देखिए, ऐसा है, बधाई भी फिल्में दे रहे मेरे हैं आपको कारण नहीं पुरस्कार पिटी। फिल्मी मेरे कारण, गंगेश जी, मैं आदर सहित उनसे यही कहूंगा कि फिल्में मेरे कारण तो नहीं पिटी, की। हाँ लेकिन हाँ। जो चीजें लोगों के सामने आई ही नहीं प्रॉपरली, उनको बताने से कोई लाभ नहीं। हम्म, हम्म, अगर कोई ऐसी फिल्म होती जिसमें, जो फिल्म चली होती और मैंने उसमें चाहे बिल्कुल छोटा सा रोल किया होता, यकीनन वो मेरे कारण चलती भी नहीं। वो चलती दूसरे कलाकारों के कारण, फिर भी मैं उसका नाम ले सकता था। लेकिन इन फिल्मों का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। कुछ फिल्में की मैंने, अच्छा, एक वो चली। बहुत सहज जिज्ञासा है महेंद्र भाई, जी जी कि आपने जो अपनी आदत है कि 4 खंड हिंदी में लिखे और जी 4 खंड आपने राजस्थानी में लिखे, जी और आपने हिंदी की पुस्तक का कोई अनुवाद नहीं करके राजस्थानी में नहीं। दिया, बल्कि जी दोनों स्वतंत्र तौर पे लिखे। हिंदी में आपने स्वतंत्र जी जी तौर पे लिखे, जी जी राजस्थानी में भी स्वतंत्र तौर पे लिखे। जी मेरी एक सहज जिज्ञासा ये है कि आपके जो जितने खंड हैं वो मेरे ख्याल से 350 पेज के ऊपर के खंड हैं सारे, उससे जी जी नीचे का खंड शायद ही कोई हो, जी और हिंदी में भी और राजस्थानी में भी। जी ये कहीं ऐसा नहीं है कि आप लिख तो एक ही चीज़ रह रहे हैं, जो हिंदी में आपने लिखी बात, जी लगभग वही जी बात है आपने राजस्थानी में, वही घटनाएँ आपने लिखी होंगी। जी तो ये कुछ इसके पीछे कोई दृष्टि थी, कुछ सोच थी आपकी? क्योंकि ये दोहरा श्रम, मुझे ये लगता है कि ये जी दोहरा श्रम हुआ कि एक हिंदी में आपने जो बातें लिखी,
वही बातें जी। फिर राजस्थानी में एक दूसरे ढंग से आपने लिखी। तो जी, मैं सबसे आपको बताता हूँ। देखिए, जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इत्तेफाक से ही मैंने हिंदी में पहले लिखना शुरू किया। मेरा मेरे साथी एक तो थे जिन्होंने मुझे कहा कि रेडियोनामा ब्लॉग है, उसमें आप लिखिए। मैंने रेडियोनामा ब्लॉग में लिखना शुरू किया, तो रेडियोनामा ब्लॉग हिंदी ही लिखता था, उसमें राजस्थानी लिखने का कोई चांस नहीं था। तो हुँ, मैंने शुरू किया तब हिंदी में लिखना शुरू किया। फिर इंडिया टुडे वालों ने मुझे कहा कि आप हमारे लिए लिखिए। वो 5 साल तक उन्होंने क्रमशः वो जो श्रृंखला है उसको उन्होंने छापा वीकली। तो शुरुआत हिंदी से हुई, लेकिन इसी बीच में जो है ये चीज मन में आई, हम लोगों का एक आंदोलन चल रहा है राजस्थानी को मान्यता दिलवाने का। हुँ, राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं है। राजस्थानी है, अवधी है, भोजपुरी है, इन भाषाओं को मान्यता नहीं प्राप्त है। तो ये जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को थोड़ा और सहारा लगाने के लिए, और चूंकि राजस्थानी अपनी भाषा, खुद की भाषा है, मातृभाषा है, जिसे मायड़ भाषा कहते हैं, जी, मुझे लगा अगर मैं इसमें लिखूंगा तो शायद कुछ बातें जो है वो और बेहतर तरीके से लिख पाऊंगा। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि हिंदी में जो कुछ मैंने लिखा है उससे बेहतर है जो मैंने राजस्थानी में लिखा। अच्छा, उस जी, एकदम जैसे यूं समझिए कि एक तीर जो होता है, तीर जब कमान से चलाते हैं तो तीर लगता है, लेकिन एक तीर तो ऐसा होता है जो आगे से थोड़ा सा भौंथरा होता है, और दूसरा तीर जो होता है आगे से बहुत तीखा होता है। हुँ, हुँ, तो जो हिंदी में मैंने लिखा है वो थोड़ा सा भौंथरा है तीर, मैं मानता हूँ। हालांकि चाहे लोग न माने, मुझे जो हिंदी से मुझे मुझे ऐसा लगता है महेंद्र भाई कि आपने जी, राजस्थानी, क्योंकि आपका जन्म वहीं हुआ जी, और मूलतः आपकी भाषा राजस्थानी है। जी, तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि जब आप अपनी भाषा के मुहावरों में लिखते हैं, अपनी भाषा जी, की कहावतों जी, का, उसके जी, जो छोटे-छोटे जो होते हैं बिल्कुल, टुकड़े, बिल्कुल, उनका जो इस्तेमाल होता है एक ख़ास अंदाज़ में, हाँ, वो अंदाज़ राजस्थानी में पढ़ने, जो राजस्थानी जानते हैं, पढ़ते हैं, जी, उसका सौंदर्य उसमें उनको ज़्यादा मिलेगा, बजाय जी हिंदी हाँ, के। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह हाँ, रहे हैं। इसीलिए, और मैं आपको सच बता रहा हूं कि ये ट्रांसलेशन नहीं है, हाँ, ये ट्रांसलेशन नहीं है। आप सोचिए कैसा होगा, कैसे होगी ट्रांसलेशन। ले बाबुल घर आपनो, जो अभी मेरी लेटेस्ट हिंदी में किताब आई है, इसकी जी, जो राजस्थानी चौथा पार्ट जो राजस्थानी का आ रहा है, उन दोनों को हुँ, देखिए आप जरा। तो ले बाबुल घर आपनो 344 पेजेस की है, और इसका जो राजस्थानी जो फोर्थ पार्ट है, जिसको जी, आंगली टूटी पाटी पुटी उसका टाइटल है, वो 400 से ऊपर से पेज की है। हुँ, तो अगर मैं दोनों को अगर ट्रांसलेशन करता हूँ, चाहे हिंदी से राजस्थानी में करो, चाहे राजस्थानी से हिंदी में करो, हुँ, तो हुँ, वो तकरीबन तकरीबन बराबर ही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है, कुछ उसमें जी, है तो कुछ उसमें है। हुँ, हुँ, ऐसा भी है, सारी हुँ, कहानियां एक जैसी नहीं है, कहानियों में भी फर्क है, मुहावरों में भी फर्क है, हुँ, कहावतों में भी फर्क है, बहुत फर्क है दोनों। हुँ, हुँ। जी, ये मैंने तो बाकी उसके अंश खंड नहीं पढ़े। मैं 2 जी, खंड मैं जब पढ़ूँगा तो शायद उसमें मेरी बात का उत्तर हो, मैं नहीं जानता, जी, है कि जी, नहीं है। जी, लेकिन इस खंड में इसमें अब आपके किसी मित्र ने भी ये शंका उठाई है जी, कि इतना लंबा आपने अपने जीवन का हिस्सा लिखा, हाँ जी, आकाशवाणी जैसे जैसे ग्लैमरस स्थान पे रहे। जी, जी, मैं अपने को शामिल करके बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं हाँ, आपको अलग बिल्कुल, करके, बिल्कुल, हम बिल्कुल, रहे। तो हाँ। उन्होंने भी कहा, और मैंने जो 2 खंडों में पढ़ा उसमें जैसे होता है ना कि एक कई प्रेम प्रसंग आदमी के जीवन में होते हैं। आप भी प्रेम सूरज प्रसंग, प्रकाश जी वाली बात पर आ गए। जी, 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 बिल्कुल। तो प्रेम प्रसंग ना भी हो, लेकिन एक चाहत या
ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि किसी के साथ हो सकता है जी ऐसा, ये स्वाभाविक जी चीज है। जी जी तो जी। आपने क्या बाकी 2 खंडों में कोई ऐसा जिक्र किया है या छुपा के रखा है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ। अगर आप बात करना चाहे तो मैं बड़े हाँ हाँ निसंकोच हाँ के हाँ, साथ नहीं नहीं, उत्तर बात दूंगा। करूंगा, बिल्कुल क्यों नहीं करूंगा। सूरज प्रकाश जी आज की हम्म, डेट में भारत के गिने चुने स्टोरी राइटर्स में से एक हैं। जी वो मेरे जी। मित्र हैं, ये अलग बात है, लेकिन वो गिने चुने जो स्टोरी राइटर्स हैं उनमें से एक हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया है और आप भी ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन महेंद्र भाई, तो एक बात मैं बता जी दूं यहाँ पे, सूरज जी प्रकाश जी की वजह से मैं ये सवाल नहीं उठा रहा हूँ, जी 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 बल्कि जी। वाकई मैंने पुस्तक जो हाँ 2 हाँ खंड हाँ पढ़े, हाँ। उससे मुझे नहीं पता था कि 2 और खंड आने वाले हैं। अच्छा, तो मुझे नहीं कुतूहल मैं तो यही जिज्ञासा हुई। कहूंगा। और हाँ जी। आप आज भी, कोई आदमी आपको देख के ये नहीं कह सकता है कि आप अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। आप माशाल्लाह अभी भी जवान लग रहे हैं एकदम बिल्कुल। और 10 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, 10 साल। 10 साल हो गए, और सूरत और सीरत से कहीं भी आप किसी भी युवा को मात दे सकते हैं। तो ये हाँ, कहिए, कहें अगर हाँ, आप कह सकते हो मैं तो। मैं कह ही रहा था जी। कि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको प्रेम प्रसंग मिलेंगे उनमें, पहली और दूसरी किताब में भी मिलेंगे। मतलब मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा ध्यान हाँ, से। आप ध्यान से पढ़िए तो आपको प्रेम प्रसंग मिलेंगे। प्रेम नहीं, प्रसंग का उसमें तो मतलब ये नहीं है, देखिए, कि मैं सीधे हाँ। सीधे ये लिखूं। अगर सीधे हुँ। सीधे ये लिखूं कि मुझे इससे प्रेम हो गया था, तो नहीं, फिर नहीं, वो। वो मैंने पढ़ा है महेंद्र भाई, उसमें ज़िक्र है कि जब आप थिएटर करते थे, हाँ तो आपके जो डायरेक्टर थे, उनकी लड़कियाँ हाँ। थीं शायद, एक को तो आप स्कूटर पे छोड़ने भी जाया करते थे, वो मैंने पढ़ा है। और अच्छा। एक जगह शायद आपकी शादी भी होने वाली थी, किसी ने कहा कि भाई इससे शादी कर लो। ये प्रसंग मैंने पढ़ा है, उसमें कहीं पे हाँ, है। तो प्रसंग, वो तो प्रेम प्रसंग तो है, हर एक की जिंदगी में होते हैं, उसमें भी है। मैंने सूरज जी से भी यही कहा था। मैंने कहा, मित्र, एक बार और पढ़ जाइए, किताबों को मिल जाएंगे आपको। नहीं, बड़ा वो होता है, जिज्ञासा जी होती है कि ऐसे किताबों में। तो 2 जी। खंड जो बचे हुए हैं उनके बारे में कुछ बताएं महेंद्र भाई, क्योंकि वो मेरे पास है नहीं, उनमें क्या है? क्योंकि मेरे ख्याल देखिए, से, मैं इसलिए आपको मैं ये बताऊं। बात हाँ, पूछ रहा हूँ कि ये जो 2 खंड हैं, तो रेडियो का लगभग संपूर्ण जीवन इसमें एक तरह से आ चुका है। शायद नहीं कुछ नहीं बचा रह गया नहीं हो। नहीं नहीं अच्छा, आया, अच्छा। नहीं आया है। तीसरी जो किताब है, सुलगती धूप, सिमटती धूप लरसते साए, हुँ, वो तकरीबन तकरीबन पूरी इलाहाबाद पर है। अच्छा। आकाशवाणी इलाहाबाद में मेरी पोस्टिंग 3 सवा 3 साल रही। उसमें बीच में, अब देखिए, महादेव जी से भी मुलाकात हुई, अश्क जी के साथ मेरे संस्मरण हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के साथ मेरे संस्मरण हैं, पंडित नर्मदेश्वर उपाध्याय के साथ मेरे संस्मरण हैं। तो वो पूरी किताब राजीव गांधी जी के साथ मेरे संस्मरण है। आपको मैं बताऊं, राजीव गांधी जी को जितनी बार मैंने कवर किया है ना, उतना शायद आकाशवाणी में किसी ने नहीं किया हो। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि उस वक्त जब मिसेस गांधी एक्सपायर हुई 31 अक्टूबर 84 को, हुँ, और मैं उससे 4-5 महीने पहले वहां पहुंचा था। उसके बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, तो राजीव गांधी एक एक हफ्ते तक की यात्राएं वो करते थे इलाहाबाद की। अच्छा। इलाहाबाद, गौरीगंज, मुंशीगंज, आपके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उन इन सारे गांव की एक एक गली और गलियों में लगे हुए हैंडपंप तक मुझे याद है कि कौन सा कहाँ था। इतनी बार मैंने उनको वाह! रिकॉर्ड किया है। तो और मैं आपको बताऊं, एक बड़ा ही अच्छा वाकया है कि राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, ये 31 अक्टूबर 84 से पहले की बात है, हुँ, सुल्तानपुर में टीवी स्टेशन का उद्घाटन हुआ। उस वक्त वो सिर्फ एमपी थे। तो हुँ, साहब, वो
जो बोल रहे थे वो तो खैर उन्होंने भाषण दिया, सब लोग उनके ऊपर गिर रहे थे। उसके बाद में जानी बाबू कव्वाल उस वक्त जिंदा थे, तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया। तो मैं और इंजीनियर थे, उन्होंने अपने 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 जो मशीनें थी वो ले जा करके वहां लगा ली। मेरे बिल्कुल पास आके बैठ गए राजीव गांधी, बिल्कुल पास में यूं। अब हुआ ये कि जैसे ही मैंने यूं कुछ करने के लिए हाथ किया और मेरी कोहनी लगी उनके दड़ाम, ओ और मैं एकदम से घबराया, मैंने हाथ जोड़े, माफी। थोड़ी देर उनकी कोहनी आके मेरे लगी धड़ाम तो उन्होंने भी वही हाथ जोड़ लिए। तो इस तरह से हाँ, अच्छा, वो टाइम ऐसा था कि मैं आई वॉज द ओनली प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव एट ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद। डॉक्टर मधुकर गंगाधर डायरेक्टर और मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, उसके नीचे 300 का स्टाफ खूब था। तो सब वहां जब भी कहीं अगर प्रधानमंत्री आए हैं तो मुझे जाना ही जाना है। अब ये हम लोगों को कहा होता है कि हम बात नहीं करेंगे प्राइम मिनिस्टर से, बिल्कुल लेकिन एक बार उन्होंने प्रोटोकॉल। मुझे, हाँ, प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, मैं डायस के नीचे खड़ा हुआ, पास में ही मशीनें रखी हुई थी, और वो ऊपर चढ़ते हुए मेरे पास रुके और रुक के कहते हैं, आई एम ऑलवेज सीइंग द सेम फेस, आर यू द ओनली पर्सन एट ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद? अब आप सोचिए उस वक्त मैं क्या जवाब दूं। अगर मैं ये कहता हूं कि हाँ मैं अकेला हूं तो एक तरह से शिकायत होगी स्टेशन की, और अगर मैं नहीं कहता हूं कि नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, तो तो फिर झूठ बोलता हूँ। झूठ होगा। तो सबसे अच्छा तरीका है सबसे अच्छा तरीका ये है। अग्र सत्य अश्वत्थामा जी हतोहता। जी 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 जी। अच्छा, एक बात तो से महेंद्र भाई, मुझे सच कहे आपसे ईर्ष्या होती है एक बात से। किस बात पे? उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। अच्छा सबसे अंत में अमीन सयानी जी लेजेंडरी। जी 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 तो ईर्ष्या इसीलिए होती है कि आप देखिए इतने सारे कितने बड़े बड़े महान लोगों के साथ, लता जी के जी साथ आप बैठे हैं, और शान के जी साथ हैं, और जी शिव कुमार शर्मा जी के साथ हैं, अमीन सयानी के साथ हैं। जी। तो ये मुझे होती है कि देखिए आपकी किस्मत में ये भी है और हमारी किस्मत में नहीं है। देखिए ऐसा है, ये वास्तव में किस्मत की बात है। दरअसल मेरा मेरा मेरी पोस्टिंग मुंबई में सबसे पहले हुई थी 1983 में, 83 में, 1983 में सीबीएस मुंबई में, हम्म, जब मैं यूपीएससी से सेलेक्ट होकर आया था। जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, डायरेक्टर ने, कि कमर्शियल का काम किया है कभी? मैंने कहा साहब मैं तो यूपीएससी से अभी सेलेक्ट होके आया हूँ, मैं कहाँ से करूंगा? तो यहाँ क्यों ट्रांसफर करवाया? बेकार हो हमारे लिए, किसी काम के नहीं हो। फिर उसके बाद में मैंने कहा मैं क्या करूं, आप बताइए मुझे काम जो कहेंगे मैं। आप प्रोडक्शन कीजिए का अगर कहते हैं तो मैं प्रोडक्शन, आप जैसा प्रोडक्शन कहेंगे वैसा करके बता दूंगा। कि हमें प्रोडक्शन नहीं चाहिए, उन्होंने मेरा ट्रांसफर करवा दिया एआईआर मुंबई। अच्छा। 4 महीने बाद हम्म, वहां एस कृष्णन, जिनका अभी देहावसान अभी हुआ, हाल में हुआ। हाँ, वो वहां डायरेक्टर, मुझे उन्होंने हिंदी सेक्शन में ड्रामा और फीचर दे दिया। उन दोनों मेरे कुछ कोर्ट केसेस चल रहे थे बीकानेर में,
तो मुझे हर महीने में एक बार जाना पड़ता था। वो कृष्ण साहब को हजम नहीं होता था। हम्म। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, मुझे मुझे नहीं चाहिए, आपकी जरूरत नहीं है, आप या तो छुट्टी लेके बैठ जाइए, जब जब आपका केस खत्म होता आना। खैर वो तो अब आगे जब आप किताबें पढ़ेंगे ना, तब उसमें पूरा डिटेल में आपको मिलेगा क्या हुआ। लेकिन ये दो तीन ऐसी जगह हुई जहां मुझे दुत्कार करके निकाला गया। अच्छा। तो मुझे लगा यार मैं बिल्कुल बेकार हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं ऑल इंडिया रेडियो के। हम्म। लेकिन जब मैं इलाहाबाद आया तो मधुकर गंगाधर वहां जो है डायरेक्टर, मैं जब देखिए आप, मेरे 7 साल की नौकरी थी हम्म। उस वक्त, 7वां साल था नौकरी का, 6ठा स्टेशन था और अच्छा। 11वां स्टेशन डायरेक्टर था। ओहो। वो 7 साल में तीन हम्म। पोस्ट और 6ठा स्टेशन, 11वें 12। स्टेशन डायरेक्टर जी। तो मैं बाहर खड़ा हुआ और वो किसी को डांट रहे थे। थोड़ी देर फिर मैं, चपरा सिंह का साहब जाइए आप। मैं गया, अंदर गया तो एकदम मूड खराब। हम्म। मैंने कहा साहब मेरा नाम महेंद्र मोदी है, मैं बॉम्बे से आया हूँ। ओ आप हैं क्या महेंद्र मोदी? मैंने कहा जी। मैं मतलब नहीं समझा, आप हैं तो क्या? बैठिए बैठिए बैठिए, मैं अभी आपको समझाता हूँ। मैं बैठा, उन्होंने अपना ब्रीफ केस खोल के इतने सारे लेटर्स निकाले कि ये सब आपके, इसमें आपका कीर्ति गान किया हुआ है, इस आदमी को अपने यहाँ स्टेशन पे मत लेना वरना स्टेशन बर्बाद हो जाएगा। अच्छा। हम्म। तो मैंने कहा साहब आप मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, आप लेना है तो लीजिए, नहीं तो मैं फिर चल पड़ता हूँ किसी और स्टेशन की तरफ। बोले नहीं 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 नहीं, 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 मुझे तो ऐसे आदमी चाहिए, मेरे हाँ। जैसा एक भी आदमी नहीं है यहाँ। मुझे कुछ कुछ अपने अपना जो गुण है वो नजर आ रहा है तुम्हारे अंदर, इसलिए मुझे जरूरत है ऐसे हम्म। आदमी की। तो मैंने कहा ठीक है, जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। और उन्होंने मुझसे सारा काम करवाया और उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया, अपने बच्चे पर जितना विश्वास करते हैं ना, इतना विश्वास किया। और ऐसे 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 काम जो है वो उन्होंने मुझे सौंपे। जब ये सारा हुआ 84 वाला जो झंझट हुआ था, तो एक प्रोग्राम गुरुद्वारे से पहले आकाशवाणी इलाहाबाद जो है वो लाइव किया करता था। तो वो एक सज्जन थे वहां जो किया करते थे हर बार। लेकिन उस बार क्या हुआ, क्योंकि गुरुद्वारों में सब जगह जो है वो थोड़ा अनरेस्ट सा लग रहा था, तो लोगों ने कहा कि वहां तो बंदूकें लिए हुए बैठे हैं, तो वो छुट्टी लेके बैठ गए। तो अब मधुकर जी ने कहा, भाई मीटिंग में कहा, नर्मदेश्वर जी आप जाएंगे? तो नर्मदेश्वर जी का रिटायरमेंट था 6 महीने बाद। उन्होंने कहा साहब मेरा रिटायरमेंट है, मुझे क्यों वहां भेज रहे हैं? फिर एक जाहिद साहब थे, उनसे कहा तो उन्होंने कहा साहब मैं कहाँ जाऊंगा। ऐसा करके 4-5 लोगों को पूछ करके फिर मुझे कहा क्यों राजस्थान के राजपूत तुम क्या कहते हो? मैंने कहा साहब ऐसा है, ऐसा कह कह करके, और आप लोगों ने हमेशा हमेशा हमें सूली पे चढ़ाया है, अब फिर चढ़ा दीजिए, मैं जाऊंगा चाहे कितना भी खतरा हो। तो क्या खतरा है? जान को खतरा है? मैंने कहा जान को खतरा है तो भी जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे भेजा और मैं गया और मैं करके लाया प्रोग्राम। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वहां इलाहाबाद आकर के मुझे लगा कि नहीं मैं किसी काम का हूँ, किसी काम का हूँ। ये उसके संजय बाद, संजय जी लिख भी रहे हैं कि मधुकर जी तो ऐसे ही थे। हाँ इसके जी। बाद जो है, इसके बाद मुझे कहीं महसूस नहीं हुआ किसी भी स्टेशन पर कि मैं बेकार हूं। मुझे हमेशा महसूस हुआ कि मैं कुछ काम का हूं। और जब विविध भारती, जब मैं उदयपुर से जब एएसडी का प्रमोशन हुआ, तो आरएस हरियाणवी साहब से डीडीजी, मैंने उनसे कहा मुझे आप बॉम्बे भिजवा दीजिए। तो बोले ठीक है। बॉम्बे में कहाँ जाओगे? मैंने कहा विविध भारती। मैंने मांग के लिया विविध भारती। अच्छा। और जब मैंने मांग के लिया, मैं
लगभग 10 साल तक मैंने वहां काम किया, 10-11 साल। और उस दौरान ये सारी जो महामूर्तियां हैं, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, जी। उनके दर्शन भी हुए, उनके साथ काम करने का भी मौका मिला। जैसे अब पंडित शिव कुमार शर्मा हैं, उनके साथ मिल करके हम लोगों ने एक सीरीज बनाई थी कि जम्मू कश्मीर के संगीत में क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के तत्व। इसी तरह से राजस्थान का जो फोक म्यूजिक है उसके ऊपर भी डॉक्टर एन राजम, डॉक्टर संगीत और कुछ राजस्थान के फोक म्यूजिक के आर्टिस्ट लेकर के, और हम लोगों ने एक बहुत अच्छा 26 एपिसोड का एक 26 एपिसोड की श्रृंखला बनाई, मरुधरा की संगीत धारा। तो इन सब लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, एक्टर्स के साथ भी काम करने का, मैं राइटर्स तो के बस साथ भी। जस्ट मजाक कर रहा था आपसे, ये तो अच्छा, मैंने गंभीरता से ले लिया उसको। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम वो हम लोग आपस में इस तरह की सूक्तियां चलती रहती हैं हमारे बीच में। जो हमारे मित्र हैं उनको जी कई बार हम लोग आपस में कहते हैं कि यार तू तो रहा दिल्ली में। अच्छा, जी ये महेश भाई वाकई ये सीरियस लेने की जरूरत नहीं है इसको, मैं जी बिल्कुल मजाक के मूड पे था इसलिए जी कि जी जब हम अलग अलग जगह की एक परंपरा होती है और वहाँ की एक क्वालिटी विशेषता होती है। जी जैसे हम यहाँ पटना में जब नाटक करते हैं जी तो आर्टिस्ट हमें जिस लेवल के मिलते हैं, तो जी हम अगर दिल्ली या जयपुर के आर्टिस्ट से तुलना करें तो वो जी हमारे यहाँ नहीं मिलेंगे। जी ये जाहिर है, वो जगह जगह का फर्क पड़ता है कि पर- आप अगर छोटी जगह में हैं तो वहाँ उसी लेवल के आर्टिस्ट मिलेंगे, और आप जी बड़ी जगह जाते हैं तो ज़्यादा वहाँ आपको व्यापक विस्तार मिलता है। तो ये स्वाभाविक चीज़ है, इसलिए इसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं अ, नहीं, दिल पे नहीं ले रहा हूं मैं। हाँ, एकदम। तो अभी गंगेश कुंजन जी का लगातार उनके कमेंट्स आ रहे हैं, जी जी मधुकर जी जी के जी बारे जी। में ही आ रहे हैं। उनका 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 मुझ पर आशीर्वाद रहा है, डॉक्टर मधुकर गंगाधर जी के थ्रू ही। मैं जी, उनको, जी, वो मुझे बिल्कुल। मधुकर जी के कारण ही जानते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और ये तो हमेशा होता है महेंद्र भाई, आप ये मानेंगे, हम सब जी लोग मानते हैं कि हम लोगों के जी जीवन में ऐसे लोग हमेशा रहे हैं, जैसे गंगेश जी गुंजन जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं। जी और हाँ मैं जब बिल्कुल यहाँ पटना रेडियो में मैं कैजुअल अनाउंसर के तौर पे काम करता था, तब से उनसे जी परिचय है। जी और उनका स्नेह जो उस वक़्त था, वो आज तक बना हुआ है। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़प्पन है उनका। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह सर। से सदानंद मिश्रा जी जो हैं हमारे, बिल्कुल तो साहब। बिल्कुल डायरेक्टर में रहे, आप अच्छी तरह जानते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो अच्छी मित्रता है वो साहब। मुझे मेरे कैजुअल के दिनों से जानते हैं और आज तक उनका स्नेह प्रेम बना हुआ है। और मतलब मैं बता नहीं सकता, तो मैं जी उन्हें जी बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह स्थान देता हूँ अपने जीवन में। बहुत कुछ जी उनसे सीखा है मैंने रेडियो में। जी तो जी। ऐसे कुछ लोग हमेशा हमारे आपके जीवन में रहते। रहे हैं और बिल्कुल रहेंगे हमेशा। तो बिल्कुल उनके योगदान को और उनकी प्रेरणा और उसको, आशीर्वाद को हम भूल नहीं सकते कभी। भूल नहीं सकते। तो बिल्कुल। ये सब तो जीवन में है। तो महेंद्र भाई, आपने तो अब सारी किताबें लिख दी, उसके हाँ, बाद अब यहाँ मैं किताब में लिख दी के बारे में अब मैं आपको बताऊं। आप हाँ, मुझे 4 किताबों तक सीमित करना चाह रहे हैं, मैं सीमित नहीं, नहीं हूँ। अभी मेरी मैं 5वीं और वही 6ठी और आने वाली है। मैं वही पूछने वाला था अभी कि ये 4 जी। किताबें तो हो गई, उसके बाद क्या? इसके बाद 5वीं है, उसके बाद 6ठी। तो वो किस सीरीज में होंगी? वो भी इसी का विस्तार है? बिल्कुल। देखिए, अभी तक मैं, अगर आप किताबों, चारों किताबों को लेकर के बैठेंगे, वैसे तो कई जगह फ्लैशबैक चला है, तो फ्लैश फॉरवर्ड भी चला है कि आगे हुँ, की जो चीजें हैं वो भी लिखी हुई हैं। हुँ, हुँ। लेकिन बहुत सी घटनाएं अभी मेरे जीवन की ऐसी हैं जो नहीं आई है उसमें। मतलब अगर आप उसको देखेंगे ध्यान से, तो 1991 तक की कहानी आई है अब तक। 91 से लेके 21 तक देख लीजिए कितने साल बाकी है। ओह! 30 बरस बाकी है। हुँ, तभी 30 साल का की कहानी मुझे और लिखनी है। वाह, वाह! हाँ, यानी बहुत आपने इत्मीनान से आप लिख रहे हैं और बहुत जी, अच्छे से लिख रहे हैं उसको, धन्यवाद, जितना बहुत मैंने बहुत पढ़ा है। धन्यवाद। लेकिन ये जरूर है कि चूंकि कई चीजें फ्लैश फॉरवर्ड में आ चुकी हैं,
इसलिए 30 साल में अब ऐसा नहीं है कि मैं 30 साल में 4 किताबें और लिखूंगा, बिल्कुल नहीं। या तो एक लिखूंगा या 2 लिखूंगा। ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि मैं 2 किताबें और इसी श्रृंखला में लिखूंगा। उसके बाद मैं एक किताब जिसका नाम मैंने अभी रख दिया है, और वो चूंकि आपने प्रेम प्रसंग की बात की थी तो मैं आपको बता ही देता हूँ। उस किताब का नाम होगा कुछ झूठी प्रेम कहानियां। अच्छा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो वो उसमें उस किताब में प्रेम कहानियां ही होंगी सिर्फ, हम्म, और कुछ नहीं होगा। और मतलब वो ये झूठी प्रेम। आपकी प्रेम कहानी होगी कि औरों की भी प्रेम कहानी होंगी? हुजूर अब ये तो आप पढ़िएगा ना, देखिएगा। यानी लेकिन मैं उसमें आप कहूंगा औरों की भी पोल आप खोलेंगे, इसका मतलब ये होता है। मैं एक संभावना ये व्यक्त कर सकता हूँ। कि, हम्म, चलिए, हमारी मुलाकात पहले नहीं हुई, नहीं तो ये उस पुस्तक में मैं भी कहीं आ जाता शायद। आगे आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। आप क्यों फिक्र करते हैं? नहीं नहीं, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बधाई इन पुस्तकों के लिए। और मुझे लगता है कि आत्मकथा का ये 6 खंड शायद होने वाला जी होगा। जी, 6 खंड। तो ये तो मुझे लगता है कि इतने खंड शायद किसी की आत्मकथा के नहीं होंगे। बच्चन जी की आत्मकथा के भी 4 ही खंड हैं। 4 हैं उनके। हाँ, और खैर देखिए, लंबी मैं आत्मकथा। मुकाबला नहीं करना नहीं चाहिए नहीं, मैं एक मुझे। बात मैं कह रहा तो हूँ, मुकाबले की बात मैं नहीं है। मैं एक मैं बात कह रहा हूँ कि बड़ा मैं बहुत आपको लंबा। इस लायक नहीं समझता कि मैं किसी से मुकाबला करूं। हाँ, ये जरूर है, राजस्थानी में तो किसी ने नहीं लिखी है जब तक 6 खंड हम्म, आत्मकथा के। हालांकि मैं आत्मकथा भी नहीं बोलता इसको। देखिए, बहुत क्लियर बात बताऊं। जी हुआ जी। क्या कि जब मेरी पहली किताब आई, अध जागी राता अध सुता थे, तो हम्म, अभी ये जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी है जयपुर की, हरदेव जोशी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर हैं ओम थानवी। आप हम्म। अगर जानते जी जी। हो तो वो बहुत पत्रकार, बहुत बहुत। काफी माने हुए हाँ, पत्रकार हैं। बहुत बहुत। तो वो मेरे मित्र थे, मेरे से 2-3 साल जूनियर थे स्कूल कॉलेज में। हम्म, तो क्या हुआ कि जब वो पहली ये किताब आने लगी तो मैंने हम्म, ओम जी को कहा, मैंने कहा ओम जी, यार आप आओ ना इसका विमोचन करने के लिए बीकानेर। बोले हाँ, आ हम्म, जाऊंगा मैं, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ठीक है, आइए आप। वो हम्म, आए तो मैंने कहा किताब पढ़ी, तो कहा यार मैं अभी तक तो नहीं पढ़ पाया हूँ, अब मैं कमरा बंद कर रहा हूँ और मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब शाम तक मेरे को छेड़ना मत। बाहर कह दिया कि किसी हम्म, को भी मिलना नहीं है, कोई भी किसी से मिलूंगा नहीं। उन्होंने वो किताब पढ़ी, और हम्म। जब खड़े हुए बोलने के लिए तो बोले कि मुझे किसी ने कहा कि ये महेंद्र मोदी ने आत्मकथा लिखी। अच्छा। तो मुझे लग रहा था यार महेंद्र मोदी इतना बड़ा आदमी कब से हो गया कि आत्मकथा लिखने लग जाए। हाँ। लेकिन लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा नहीं, है तो ये आत्मकथा ही, लेकिन महेंद्र मोदी की आत्मकथा नहीं है ये पूरे बीकानेर की आत्मकथा वाह! सही है, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इसमें है। बीकानेर और वहाँ की परंपराएँ, वहाँ के उत्सव, जी वहाँ के त्योहार, जी वहाँ के जी रीति-रिवाज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं। जी तो बीकानेर का इतिहास तो है ही है एक तरह से जी देखा जी जाए तो। लेकिन जी आपने जी। जिस रोचक तरीके से उसे लिखा है, प्रस्तुत किया है, वो उसने सच में मुझे बहुत सम्मोहित किया है, कहना चाहिए। मेरा सौभाग्य, मेरा अ, सौभाग्य। तो बहुत बढ़िया लगा मोदी जी आपसे यहाँ मिल के बात करके। 1.5 घंटे का समय निकल गया, लेकिन इसका एहसास जी हुआ नहीं। और आपकी पुस्तकों पर तो मुझे लगता है कि अलग से हर पुस्तक के लिए 1 डेढ़ घंटे का एक एपिसोड चाहिए जी 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 विस्तार जी से बात करने के लिए। लेकिन जी। समय भी काफ़ी हो चुका है, तो लोग भी अ, बधाइयाँ भी दे रहे हैं। सदानंद मिश्रा जी, अवनींद्र आशुतोष अभी जुड़े हैं, महेश बहुत बहुत खत्री जी जुड़े धन्यवाद, हैं। बहुत बहुत तो धन्यवाद। इन सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि हमारे इस मंच से जुड़े और जी जी हमारे साथ लगातार बने रहे। और जी अ, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए महेंद्र जी, आपको आने वाली जो पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, उन सब के लिए जी। शुभकामनाएं। और
इसी तरह से आप जवां बने रहें, इसी तरह से आप लिखते रहें, इसी तरह से आप फिल्में, धारावाहिक ये सारा कुछ करते रहें। और वाक़ई आप ये खुशी होती है जी देख कर के, महसूस करके कि जी हमारा ही कोई भाई ये कर रहा है, तो सच में हृदय से खुशी जी। होती है, मुझे तो होती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपने जिसकी बात छेड़ी, आपने खुद नहीं छेड़ी थी, अमरू की, भंवरी हाँ, की, मुनकी हाँ, की। हाँ। आ, आपको उसमें फिल्म के तत्व नजर नहीं आते, एलिमेंट्स नजर नहीं आते? मैं तो देखिए, मैं महेंद्र भाई एक बात कहूँ, हाँ मैं जी। बड़े संकोच में था इस बात को कहते हुए। जी क्योंकि इसकी मैं इसलिए संकोच में था कि इसकी ध्वनि कहीं ऐसा ना हो, मैं जो बात जी बोलूँ, जी इसकी ध्वनि इस तरह से आप तक ना पहुँचे कि आप ये सोचने लगें कि मैं ये कह रहा हूँ कि अरे ये तो फ़िल्मी नाटक है, ये फ़िल्मी इस तरह का, ये तो फ़िल्म में ही होता है। हाँ, मैं हाँ, हाँ, हाँ। सच बता रहा हूँ, मैं दिल की बात अच्छा, कह रहा हूँ अपने कि मैं कहने वाला था इस चीज़ को, जी लेकिन मैंने ये जी बात इसलिए नहीं कही कि ये ध्वनि इस जी। तरह से आप तक ना पहुँचे कि अच्छा आपको अच्छा। मतलब चोट पहुँचे आपको कहीं से। नहीं नहीं नहीं, दरअसल ऐसा है कि कुछ ऐसा विचार, कुछ एक आध लोग हैं जिन्होंने ये प्रकट किया है कि इस पर एक बहुत अच्छी आर्ट मूवी बन सकती है। फिल्म मैं तो मतलब पढ़ा, तो कमर्शियल मैंने नहीं, यही आर्ट कहा मूवी कि है। जी जो भंवरी जी का प्रसंग है कि आप ये तो बहुत अच्छे से आपने लिखा उसको है, उस पूरे पूरे परिवार के बारे में, उन जी बहनों के बारे में। और फिर जी। इतने साल के बाद आप उन डाकुओं के वहाँ पहुँच गए रेत में, और उस हाँ रेत के समंदर में फिर उससे मुलाकात आपकी हो गई, और जिस ढंग से हुई, तो ये एक पूरी फ़िल्म की पटकथा ये लगती है। जी 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 जी। अब यहाँ अ, एक अफसोस की बात बता दूं कि अभी 3 साल पहले भंवरी की डेथ हो चुकी है। ओह! हाँ, हाँ, हाँ। तो आपने अभी उस तीन चरित्र बरस को, पहले। हाँ, जी चरित्र को आपने जीवंत किया, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये है, आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें फ़िल्म के एलिमेंट्स काफ़ी हैं। सिर्फ़ ये नहीं कि इस प्रसंग में, बल्कि पूरे आपके कथानक में उसके एलिमेंट्स जी मिलते हैं। जी तो जी। मैं ये समझ सकता हूँ। तो चलिए, बहुत-बहुत बधाई, और आपका बहुत आभार महेंद्र भाई, आपने इस मंच को गौरवान्वित किया, यहाँ आकर के मुझे मान-सम्मान दिया, तो मैं बहुत मेरा भी आभारी हूँ। गौरव बढ़ा, मेरा भी गौरव बढ़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से खुलकर और जिस तरह से बिल्कुल इनफॉर्मल अंदाज में जो आपने बातचीत की है, वो मुझे बहुत पसंद आया। हालांकि प्रोग्राम्स तो मेरे फेसबुक लाइव पर बहुत सारे हो चुके हैं, जी। लेकिन आज का ये प्रोग्राम मुझे याद रहेगा। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।